Right. Let us start. Today we have to start with the project scope management chapter, and naturally this is again a very interesting chapter because जो हमने पहले पढ़ा इंटीग्रेशन तक वो आपकी बेस बहुत जबरदस्त स्टेब्लिश हो गई है। एंड आई होप एंड विश कि आप लोग भी मेरी तरह फील कर रहे होंगे कि हमने जितनी ज्यादा तफसील के साथ, पहले उसको छोड़ दें, पहले 3 चैप्टर्स में जो कुछ हमने डिस्कस किया वो तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है ना, लेकिन अब जो हमने आगे चलना है नॉलेज एरियाज के अंदर और उसके जो आपको पैटर्न भी थोड़ा थोड़ा अंदाजा हो गया। पहले तो हमने अच्छी तरह से प्रोसेस ग्रुप्स और नॉलेज एरिया का इंटरेक्शन समझा और उसके बाद हमने वही सब चीजें अप्लाई करके देखी इंटीग्रेशन के ऊपर। था इंटीग्रेशन वैसे भी सबका पेरेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी नॉलेज एरियाज में सबको कंट्रोल करता है, इंटीग्रेट करता है। तो लाजमी बात है कि आपको वहां पे ये लॉजिक समझ आया होगा कि हो क्या रहा है। और मेरा ख्याल है हमने काफी तफसील से 3 लेक्चर्स हमने इंटीग्रेशन के ऊपर लगाए हैं, तो उम्मीद है कि कोई डाउट इसमें नहीं रह गया होगा। अब एक पैटर्न एस्टेब्लिश हो गया, हमें ये पता चल गया कि हमने हर चैप्टर में क्या डिस्कस करना है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि इस चैप्टर के अंदर हम जो हमारा कंटेंट है वो क्या है। तो आप देखेंगे कि तकरीबन वही एग्जैक्टली सेम टाइप का कंटेंट है। पहले 4-5 हेडिंग्स हम डिस्कस करते हैं जिसमें ओवरव्यू आ जाता है, की कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं। इस यहाँ पर स्कोप मैनेजमेंट के, ये इधर मैंने मेरा ख्याल है गलती से इंटीग्रेशन ही लिखा गया है। की कॉन्सेप्ट फॉर स्कोप मैनेजमेंट, फिर ट्रेंड्स होंगे जो इमर्जिंग प्रैक्टिसेस होंगी स्कोप से रिलेटेड, उनको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। टेलरिंग कंसिडरेशंस होंगी और फिर एजाइल के लिए हम कैसे इसे अडॉप्ट कर सकते हैं। ये वो जनरल डिस्कशन है जो हर चैप्टर में, हर नॉलेज एरिया में हम ये 5 टॉपिक डिस्कस किया करेंगे और हमने इंटीग्रेशन में भी किए थे, आपको याद होगा। इसके बाद जो जैसे इंटीग्रेशन के 7 प्रोसेसेस थे, तो अब स्कोप के जो प्रोसेसेस हैं वो हैं 6। ये 6 प्रोसेस लिस्टेड हैं 5.1 से लेके 5.6 तक, और ये हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल आफ्टर दोज 5 टॉपिक्स जो ऊपर वाले हैं। तो ये क्या टॉपिक्स हैं, जो मतलब जो प्रोसेसेस हैं, इसमें नेचुरली प्लानिंग के अंदर हमारा मेजर थ्रो है। पहले 4 प्रोसेस प्लानिंग के हैं। आपको याद होगा कि इनिशिएशन में तो कोई स्कोप का प्रोसेस है ही नहीं, और प्लानिंग के अंदर 4 प्रोसेस हैं 5.1 से 5.4 तक। पहले हम प्लान स्कोप मैनेजमेंट करते हैं जिससे स्कोप मैनेजमेंट प्लान भी बनता है, और एक और भी बनता है, उसे कहते हैं रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट प्लान, क्योंकि स्कोप स्टैब्लिश करने के लिए रिक्वायरमेंट्स का स्टैब्लिश होना जरूरी है और रिक्वायरमेंट्स को मैनेज करना एक अलग बिजनेस है पूरे का पूरा। तो रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान और स्कोप मैनेजमेंट प्लान ये हम इसी पहले वाले प्रोसेस में डेवलप कर लेते हैं। उसके बाद हम 5.2 में जाएंगे जहां पे उस रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान के मुताबिक हम लोगों से रिक्वायरमेंट्स को कलेक्ट करेंगे, और एक्चुअली उसका पूरा एक प्रोसेस है और वो हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या कुछ करना होता है। लेकिन जब ये रिक्वायरमेंट्स हम कलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद मतलब जब हमें फंक्शन एंड फीचर्स क्लियर हो जाएंगे, प्रोडक्ट क्या होनी चाहिए, मतलब यूं समझिए कि जब ये समझ आ जाएगा कि प्रोडक्ट की क्या शक्ल होनी चाहिए, तो ये यहाँ पे हम डिफाइन स्कोप कर रहे होंगे। डिफाइन स्कोप में हम पहले प्रोडक्ट का स्कोप स्टैब्लिश करेंगे कि प्रोडक्ट में क्या फंक्शंस और फीचर्स होने चाहिए, व्हाट ऑल शुड बी इंक्लूडेड इन द प्रोडक्ट एंड व्हाट ऑल शुड नॉट बी इंक्लूडेड। ये आपके प्रोडक्ट का स्कोप है। लेकिन ज़हन में ये बात रखिएगा कि प्रोडक्ट के स्कोप में हम ये तो बताते हैं कि क्या बनाना है, ये नहीं बताते कैसे बनाना है। क्या बनाना है प्रोडक्ट का स्कोप है। इसी तरह प्रोडक्ट के स्कोप को मद्देनजर रखते हुए फिर हम ये सोचते हैं कि कैसे बनाना है। तो फिर जो जो काम करने पड़ेंगे उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उन फंक्शंस और फीचर्स के मुताबिक जो कि प्रोडक्ट स्कोप में दी गई हैं, उन कामों को हम प्रोजेक्ट का स्कोप कहते हैं। ऑल द वर्क एंड ओनली द वर्क, इसके ऊपर बात होगी। तो अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ डिफाइंड स्कोप you will be able to establish a project scope statement. Once you have the project scope statement, फिर हम उसका फर्दर ब्रेकडाउन करते हैं, जिसको प्रोसेस का नाम है क्रिएट वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर में हम इसको छोटे वर्क पैकेजेस तक तोड़ते फोड़ते हैं कि काम को, और इसके अंदर क्या है, और इसके अंदर क्या है, और इसके अंदर क्या है, उस लेवल तक हम ब्रेक करते हैं जहां पर उसके लिए बाआसानी रिसोर्सेज और कॉस्ट और बाकी चीजें, टाइम वगैरह एलोकेट करना आसान हो जाए।
देखें, जब हमें नहीं पता कि एक्चुअली काम क्या होने हैं, तो हमें पता है ये प्रोजेक्ट करें, बिल्डिंग बनानी है, तो बिल्डिंग बनाने के लिए आप कैसे एस्टिमेट लगाएंगे? लाजमी बात है कि जब मुझे अंदर की एक्टिविटीज का नहीं पता होगा तो मैं मोटा मोटा एस्टिमेट लगाऊंगा, हाई लेवल एस्टिमेट लगाऊंगा। लेकिन जब मुझे पता चल जाएगा तो मैं फिर डिटेल लेवल का या लो लेवल का एस्टिमेट बना सकता हूं। तो क्रिएट डब्ल्यूबीएस हमें इसलिए जरूरी है कि हमने डिटेल्ड एस्टिमेशन करनी है, टाइम की भी, कॉस्ट की भी और रिसोर्सेज की भी। जब डब्ल्यूबीएस बन जाता है वर्क पैकेजेस लेवल तक, जो मैं अब आगे डिफाइन करूंगा, तो आपका प्लानिंग का काम खत्म हो जाता है और ये वो वक्त है जब स्कोप को बेसलाइन कर देना चाहिए। मतलब 5.4 के एंड पे स्कोप बेसलाइन इस्टेब्लिश हो जाती है। और स्कोप बेसलाइन के अंदर क्या क्या कुछ इंक्लूडेड है, एक तो वो जो 5.3 में हमने स्कोप स्टेटमेंट बनाई थी, दैट वाज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ द स्कोप बेसलाइन। और उसके बाद जो आपने डब्ल्यूबीएस बनाया है 5.4 में, ये भी आपका स्कोप बेसलाइन का पार्ट है। और एक तीसरी चीज भी होती है, ये जो डब्ल्यूबीएस बना है इसके लोएस्ट लेवल पे वर्क पैकेजेस हैं। अगर ये सारे वर्क पैकेजेस की एक लिस्ट कंपाइल कर ली जाए और ब्रीफली उनको डिस्क्राइब कर दिया जाए कि ये क्या क्या काम है, तो इसको कहते हैं डब्ल्यूबीएस डिक्शनरी। ये तीन चीजें होती हैं जी आपके स्कोप बेसलाइन के अंदर, स्कोप स्टेटमेंट, डब्ल्यूबीएस और डब्ल्यूबीएस डिक्शनरी। यहाँ प्लानिंग का काम खत्म हो जाता है। और एग्जीक्यूशन में तो जैसे आपको पता ही है कि स्कोप, टाइम और कॉस्ट का कोई प्रोसेस होता ही नहीं है, और वो ओवरऑल उसकी एग्जीक्यूशन की जिम्मेदारी इंटीग्रेशन के पास होती है। देयरफॉर देयर इज नथिंग इन एग्जीक्यूशन एज फार एज स्कोप इज कंसर्न। आप मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल में आ जाइए, वहां पर हमारे दो प्रोसेस हैं, एक वैलिडेट स्कोप है और एक कंट्रोल स्कोप है। वैलिडेट स्कोप का ताल्लुक डिलीवरेबल से है। मतलब यूं समझ लीजिए कि जो हमने प्रोडक्ट का स्कोप एस्टेब्लिश किया था उसको चेक करने का वक्त आ गया है, ये कहलाता है वैलिडेट स्कोप। और जो हमने प्रोजेक्ट का स्कोप एस्टेब्लिश किया था, मतलब जो काम थे उन कामों को चेक करना, ये कंट्रोल स्कोप कहलाता है। तो प्रोजेक्ट स्कोप कंट्रोल स्कोप से चेक हो रहा है और प्रोडक्ट स्कोप वैलिडेट स्कोप से चेक हो रहा है। और वैलिडेट स्कोप की ये भी खासियत है कि ये यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग यहाँ पर होती है और इससे पेशतर क्वालिटी कंट्रोल हो चुका होता है। डिलीवरेबल जब मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल के पास आता है तो पहले वो क्वालिटी कंट्रोल के पास जाता है, वहां से जब चेक होके, पास होके, वेरीफाई होके वो आ जाता है, तो फिर उसको हम यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग की इंस्पेक्शन में डालते हैं। और जब वहां से भी वो क्लियर हो जाए, फिर इस डिलीवरेबल को हम कहते हैं दिस इज नाउ एक्सेप्टेड डिलीवरेबल। अब ये कस्टमर को हवाले ही करने की बात है, उसने एक्सेप्ट तो कर लिया हुआ है। तो ये है जी आपकी 6 प्रोसेस यहाँ पर। और यहां से मैं आगे चलता इन हेडिंग्स को एक एक करके डिस्कस करने के लिए। अच्छा जी, अभी तक सो फार वी हैव गॉट 16 पीपल। मतलब वो जो हमारी टोटल स्ट्रेंथ है उससे तो हम बहुत नीचे हैं। लेकिन मुझे ये बताइए कि क्या आप सब लोग इंटीग्रेशन का टेस्ट देने के लिए तैयार हैं? जी प्लीज रेज हैंड्स। टाइम हमारे पास यही है, इसके बाद फिर हम नेचुरली आगे निकल जाएंगे, फिर स्कोप का आ जाएगा। साद, नासिर, तंजील साहब, नासिर ठीक हो गया। आई थिंक यू ऑल शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। जो हमने बहुत ज्यादा तफसील से पिछले 3 दिनों में, 3 क्लासेस में इसको कवर किया है, और मेरा नहीं ख्याल कि कोई डाउट मैंने छोड़ा होगा। तो मैं इसको, पढ़ाई को यहीं ब्रेक करता हूं और मैं इसको बाद में आगे कंटिन्यू करूंगा। आई एम पुटिंग ऑन द एग्जाम। और आप लोग ये जो एग्जाम है इंटीग्रेशन का, इसमें जनाब 13 सवाल हैं। मैं आपको 15 मिनट देता हूं, ठीक है जनाब? मतलब 15 मिनट बाद ये एग्जाम खत्म हो जाएगा और फिर हम देखेंगे कि इसका क्या रिजल्ट निकला है। तो जनाब, हेयर यू गो एंड आई एम लॉन्चिंग द एग्जाम। प्लीज लुक एट योर स्क्रीन केयरफुली एंड अटेम्प्ट इट। एग्जाम लॉन्च हो गया है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो हाथ खड़ा करके मुझसे पूछ सकता है। राइट जी।
तो मैंने अभी जब क्लास स्टार्ट की तो मैंने ये बताया कि हर चैप्टर जो है वो तकरीबन इस तरह से डिवाइडेड है, और नेचुरली आपने देख ही लिया था इंटीग्रेशन के अंदर भी, वहां भी इसी तरीके के साथ फॉर्मेट था कि पहले 5 हेडिंग्स हैं, ओवरव्यू है, की कॉन्सेप्ट्स हैं, ट्रेंड्स हैं, टेलरिंग कंसिडरेशन हैं, और फिर एजाइल कंसिडरेशन हैं, और उसके बाद फिर जो प्रोसेसेस हैं उस चैप्टर की, जैसे इंटीग्रेशन था तो उसमें 7 प्रोसेसेस थी, यहाँ पर 6 प्रोसेसेस हैं। प्लान स्कोप मैनेजमेंट, कलेक्ट रिक्वायरमेंट्स, डिफाइन स्कोप, क्रिएट डब्ल्यूबीएस, ये 4 की 4 प्लानिंग में आती हैं, और वैलिडेट स्कोप और कंट्रोल स्कोप ये मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल में आती है। मतलब स्कोप का कोई प्रोसेस ना तो इनिशिएशन में है, ना एग्जीक्यूशन में है, ना क्लोजिंग में। तो जनाब यहां से हम आगे चलते हैं ओवरव्यू की तरफ। स्कोप मैनेजमेंट मैंने कहा इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है? उसकी वजह यह है कि भले इंटीग्रेशन की अपनी एक इंपॉर्टेंस है, उसने सब चीजों को मुज्तमा करना है, इंटीग्रेट करना है और एक ओवरऑल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान बनाना है, लेकिन आप देखते हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान की तकमील में सारे नॉलेज एरियाज का कोई ना कोई हिस्सा जरूर है। लेकिन ये कहानी जब शुरू होती है, जब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान बनना शुरू होता है, और आपको मैंने कहा था ना ये तकमील पे तब पहुंचे जब सब कुछ कंप्लीट हो जाए, सारी प्लानिंग्स कंप्लीट हो जाए। तो प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लानिंग इज गोइंग ऑन थ्रू आउट द प्लानिंग, राइट, एंड इवन बियॉन्ड। लेकिन जो पहला काम हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान बनाने में शुरू करते हैं वो है स्कोप मैनेजमेंट। और स्कोप मैनेजमेंट जो है, जब तक इसके प्लानिंग के काम मुकम्मल नहीं होते, जब तक इसकी बेसलाइन एस्टेब्लिश नहीं होती, हम आगे जा ही नहीं सकते। ना हम जब एक्टिविटीज वगैरह, जब वर्क पैकेजेस का ही नहीं पता, एक्टिविटीज नहीं बनेंगी, एक्टिविटीज नहीं बनेंगी तो एस्टिमेशंस नहीं हो सकती, ना ड्यूरेशन की, ना कॉस्ट की, ना रिसोर्सेज की, ना उनके रिस्क निकाले जा सकते हैं। देखें, निकाले जा सकते हैं, लेकिन लाजमी बात है कि जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल आपको दी कि अगर आपको कहा जाए ये घर बनाना है, कितने में बनेगा, तो आप अंदाजा ही लगा सकते हैं। जब आपको ये भी नहीं पता कि इसमें कितने कमरे हैं, इसकी क्या तफसीलात नहीं पता, तफसीलात पता होंगी तो आप ज्यादा बेहतर तरीके से एस्टिमेट बता सकते हैं, ऐसा ही है ना? तो तुक्का तो हम पहले भी लगा सकते हैं, मतलब अब जैसे कहते हैं ना, बॉल पार्क फिगर तो हम हाई लेवल पे दे सकते हैं, लेकिन उसकी ऑथेंटिकेशन इतनी ज्यादा नहीं होती। जितना स्कोप क्लियर होगा उतना ज्यादा बेहतर एस्टिमेट होगा। मैं ये तो नहीं कह रहा कि कभी भी कोई ऐसा एस्टिमेट लगाया जा सकता है जो 100% दुरुस्त साबित हो, लेकिन कम अज कम जो तफसीली एस्टिमेट है वो ट्रूथ के नजदीक तरीन होता है। तो तुक्के से हम बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। वैसे तो एस्टिमेट का मतलब ही ये है कि अंदाजा लगाना कि कितने पैसे लगेंगे, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि अंदाजा किस एक्यूरेसी के साथ लगाना है। अंदाजा सिर्फ मोटा मोटा लगाना है, या चीजों के डिटेल में जाके एक एक चीज को खोल खाल के देख के और फिर अंदाजा लगाना है? तो जितना एस्टिमेट इज अंदाजा, तो जितना डीप जाएंगे उतना बेहतर आपका अंदाजा होगा, आप उतना बेहतर आपका एस्टिमेट होगा, और उसके हिसाब से बजट एलोकेशन करने में आसानी पैदा हो जाएगी। एनीवेज, खैर ये तो था बैकग्राउंड। स्कोप के हवाले से हम बात करते हैं कि स्कोप मैनेजमेंट के अंदर जो काम है, जो प्रोसेसेस हैं, दे रिक्वायर they are required to ensure that project includes all the work required and only the work required to complete the project successfully। अब यहाँ गौर कीजिएगा, यहाँ बड़ी जरूरी बात कह दी मैंने आपको। एक बात अभी जिक्र की थी कि प्रोडक्ट का स्कोप होता है कि क्या फंक्शंस एंड फीचर्स इस प्रोडक्ट में होंगे। अब वो भले अब प्रोडक्ट है, सर्विस है या रिजल्ट है, वट उस चीज का, प्रोडक्ट, सर्विस या रिजल्ट का अपना एक स्कोप है। वो ये नहीं बताता कि कैसे करना है, वो ये बताता है क्या क्या बनाना है, क्या बनाना है, ठीक है? एक प्रोडक्ट बनानी है, या कोई सर्विस बनानी है, या कोई रिजल्ट प्रोड्यूस करना है, उसकी स्पेसिफिकेशन, उसके बारे में डिटेल, उसकी फंक्शनैलिटीज क्या होंगी, ये सब प्रोडक्ट स्कोप कहलाता है। अब चूंकि लफ्ज प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आपका दिल चाहे, अगर आप प्रोडक्ट नहीं बना रहे, आप सर्विस बना रहे हैं, तो आप सर्विस स्कोप कह सकते हैं। अगर आप रिजल्ट बना रहे हैं, आप उसको रिजल्ट स्कोप कह सकते हैं। बट इन जनरल मैं कह रहा हूं प्रोडक्ट स्कोप। सो प्रोडक्ट स्कोप जो है वो फंक्शनल फीचर्स हैं जो फाइनली डिसाइड हो गया कि ये बनाने। अब उनको बनाने के लिए जो काम करने पड़ेंगे, उन फंक्शंस और फीचर्स को पैदा करने के लिए या बनाने के लिए जो जो काम करने पड़ेंगे,
all that work is required. So all the work required, जो जो करना जरूरी है उस चीज को बनाने के लिए, that must be included in the project scope. And only the work required, और सिर्फ वही काम जो जरूरी है उसको बनाने के लिए वही आपके स्कोप में शामिल हो, प्रोजेक्ट के स्कोप में शामिल हो। इसके अलावा कुछ शामिल नहीं हो सकता। इसके अलावा इट विल बी क्रिमिनल टू ऐड अननेसेसरी activities into the project, because any activity included in project will consume time, money and resources. So अगर आप पुअर प्लानिंग करते हैं, गंदी प्लानिंग करते हैं, फजूल प्लानिंग करते हैं, तो उसमें कई रिडंडेंट एक्टिविटीज होंगी जो बिला वजह का खर्चा करवा रही होंगी। ऐसी एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए। केयरलेस प्लानिंग के अंदर भी यही प्रॉब्लम होता है, कर लो वही कर लो, टोटल कर लो पूरा। टोटल नहीं पूरा करना भाई, यहाँ वी हैव टू बी रियली रियली वेरी सीरियस कि कोई काम ऐसा ना हो जो प्रोजेक्ट के मकसद को अचीव करने में सूदमंद साबित ना हो रहा हो। अगर वो प्रोजेक्ट की को सक्सेसफुली कंप्लीट करने में कंट्रीब्यूट नहीं कर रही वो चीज, उस चीज को निकाल के बाहर कूड़े में फेंक दे। दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। यू आर नॉट सपोज टू डू अननेसेसरी एक्टिविटीज इन द प्रोजेक्ट। अब मैं इतनी सख्ती के साथ ये बात इसलिए कह रहा हूं कि हमारे यहाँ प्रोजेक्ट्स के अंदर आधे से ज्यादा काम जो होते हैं वो टोटल पूरा करने के लिए किए जाते हैं। हम इतनी सारी रिपोर्टें बनाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं कि अननेसेसरी काम के ऊपर। भाई एक रिपोर्ट फर्ज करें, मैं एक जमाने में फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन में था और थर्मल पावर स्टेशन पे काम कर रहा था मुजफ्फरगढ़ में। तो वहां पे हमारे पास से हेडक्वार्टर को जो रिपोर्ट्स जाती थी, आप यकीन करें कि हमारे क्लर्क पागल हो जाते थे बना बना के रिपोर्टें। मैंने एक दफा जाके उन सारी रिपोर्टों को चेक किया कि यार ये क्या चीज है। जब पूछो काम कर रहे हैं, रिपोर्ट बना रहे हैं, रिपोर्ट बना रहे हैं। मैं जाके बैठ गया क्लर्कों के पास, मैंने कहा जी मुझे बताओ तुम क्या रिपोर्ट बना रहे हो। उन्होंने कहा सर एक ये रिपोर्ट है। मैंने कहा ठीक हो गया, एक ये रिपोर्ट है। मैंने कहा ये तो वही रिपोर्ट है। सर इसमें ये कॉलम इधर नहीं है, इधर कर दिया है। ये क्यों किया भाई तुमने इधर? सर फलाने की रिक्वायरमेंट थी कि ये कॉलम पहले नंबर पे नहीं तीसरे नंबर पे होना चाहिए, तो हम अब दोबारा टाइप कर रहे हैं। मैंने कहा खुदा का खौफ करो। मेरा मतलब है दिस इज डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट, दिस इज स्टुपिडिटी। आपका क्लर्क का टाइम जाया हो रहा है, ऑफिस का टाइम जाया हो रहा है, पैसा जाया हो रहा है। आप तनख्वाह नहीं दे रहे क्लर्क को आप इस बात की तनख्वाह दे रहे हैं कि सारा दिन रेपिटेटिव वर्क करता रहे और बिला वजह गलता सड़ता भी रहे। मतलब आप उसको फटीक में भी डाल रहे हैं, काम भी कोई मजे का नहीं करवा रहे, मतलब कोई यूजफुल काम नहीं करवा रहे। तो ये क्या बात हुई? चलो ये तो फिर कुछ काबिले बर्दाश्त है। इसके बाद एक दफा हम नादरा में थे और नादरा का काम हो रहा था, उसका प्रोजेक्ट डिजाइन हो रहा था। और उसमें लाजमी बात है कि आपको पता है नादरा कितना बड़ा इदारा है, जब वो बन रहा होगा तो उसमें हमें जो मतलब डाटा कलेक्शन के लिए गाड़ियां भी चाहिए थी, वैन्स भी चाहिए थी। तो लाजमी बात है वो गाड़ियां वगैरह खरीदी जानी थी। जब गाड़ियां खरीदने के लिए अप्रूवल के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इसमें इंटीरियर में गई, तो उसके अंदर उन्होंने 4-5 गाड़ियां ऐड कर दी। हमने कहा जी ये किस लिए? ये जी सेक्रेटरी साहब के घर जाएगी, ये मिनिस्टर साहब के घर जाएगी। हमने कहा अल्लाह ने तुम्हारे मुंह के ऊपर, मतलब शर्म नहीं आती कि ये जो गाड़ियां उधर जाएंगी इनका पेट्रोल कहां से आएगा, इनके ऊपर पैसा कहां से लगेगा, इन गाड़ियों की कीमत। एग्जैक्टली सेम बिहेवियर ये लोग रखते हैं जब कोई फंडिंग आती है। मतलब कोई किसी चीज की भी फंडिंग डब्ल्यूएचओ से या कहीं से आती है, सबसे पहले जनाब एक एक गाड़ी मिनिस्टर के घर और सेक्रेटरी के घर, फलाने के अब्बा को, फलाने के इसको, चाचे को। व्हाट नॉनसेंस आर वी टॉकिंग अबाउट? दिस इज आउट ऑफ स्कोप, दिस इज डैमेजिंग योर प्रोजेक्ट। तो बराए मेहरबानी इस चीज को समझने की कोशिश करें। और साथ मैंने आपको शुरू में एक चीज पढ़ाई थी, आपको प्रोजेक्ट अपना ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स का कुछ अंदाजा होना चाहिए कि आप ये नहीं है कि अगले से जाके लड़ पड़े। आपको टेक्टफुली चीजों को हैंडल करने का तरीका आना चाहिए। टेक्टफुली, अगर आप टेक्टफुली हैंडल करें तो आप ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देंगे कि ऐसा हुक्म देने वाला खुद ही वापस ले लेगा, नहीं यार ये तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है जी। आप जब उन्हें इनकरेज करते हैं और आप कोगू बन के खड़े हो जाते हैं, यस सर हो जाएगा सर, एक गाड़ी नहीं सर मैं आपको 2 दूंगा, मेरा मतलब है आप उस करप्शन में बराबर के शरीक हो गए। तो मतलब स्कोप वो होता है जो जरूरी काम है प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। गैर जरूरी काम बीच में आउट ऑफ स्कोप है और इसका वो क्रिमिनल है, वो प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स को मीट नहीं कर रहा, वो फालतू काम है, रिडंडेंट काम है। खैर मैंने काफी इंसिस्ट कर दिया इस बात के ऊपर, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो मैनेजिंग द प्रोजेक्ट स्कोप इज प्राइमरीली कंसर्न with defining and controlling what is and is not included in the project.
आपको ये बात बहुत वाज़ेह होनी चाहिए कि प्रोजेक्ट के स्कोप में क्या इंक्लूडेड है और क्या एक्सक्लूडेड है। तो इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन आर सपोज टू बी वेरी वेरी क्लियर। ये मेरा ख्याल है आप लोग बड़ी कॉमन टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, ये इन स्कोप है, ये आउट ऑफ स्कोप है, ठीक है ना जी। तो आपको ये बात अब समझ आ गई होगी। मेरा ख्याल है मैंने कोई बहुत ज्यादा तोप नहीं चलाई, मैंने कोई नई बातें आपको नहीं की हैं, ये सब आप लोग पहले जानते हैं। लेकिन थोड़ा सा एम्फेसिस है जो हमने बढ़ाया है कि हम जो नजर तही कर जाते हैं या नजर से उसको इग्नोर कर जाते हैं, वो ना करें बराए मेहरबानी। इन चीजों को ड्यू इंपॉर्टेंस देना जरूरी है। फिर मैंने आपको बताया कि ये जो प्रोसेस के अंदर है वो ये हैं जो मैं पहले भी आपको कर चुका हूं, और अभी हम एक एक को जब डिस्कस करेंगे तो और ज्यादा वजाहत आ जाएगी इस चीज के अंदर। इनको हम आगे आगे चल के डिस्कस करते हैं। ये जनाब अगर पांचों प्रोसेसेस को, या सॉरी 6 की 6 प्रोसेस को एक ही चार्ट की सूरत में देखना चाहें तो ऐसे नजर आती हैं। और जैसे 10 नॉलेज एरियाज हैं हमारे, तो इस तरह के 10 चार्ट किताब में मौजूद हैं। तो मैंने पहले भी ये बात कही थी कि ये बड़ा मजेदार चार्ट है। कम से कम इसमें सारा डाटा एक नॉलेज एरिया का मौजूद है। अगर आपकी तैयारी हो गई है, अगर आप समझ गए हैं सब कुछ, तो क्विक जो रिवीजन के लिए अगर आप ये 10 चार्ट अपनी दीवारों पे लगा लें, और वो जो दो मैंने डायग्राम्स आपको समझाए थे, इंटरेक्शन जो उसका था, टेबल था और फिर उसका एक डायग्राम था, वो भी दीवार पे लगा लें बड़ा करके, तो आप ये देखें कि आपकी पूरी किताब की रिवीजन ऐसे मिनटों में हो जाएगी। ठीक है, दिस इज अ गुड रेफरेंस, बट वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी फ्रॉम दिस चार्ट, बिकॉज हम एक एक डब्बे को खोलेंगे, उसको एक एक चीज को डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पे मेरे लिए इतनी यूजफुल चीज नहीं है, एक्सेप्ट फॉर कि मैं आपको ये दिखा दूं कि सब चीजें एक जगह पे हैं। 6 के 6 प्रोसेस भी नजर आ रहे हैं स्कोप के, हर प्रोसेस के इनपुट्स भी नजर आ रहे हैं, टूल्स एंड टेक्निक्स भी, आउटपुट्स भी, एवरीथिंग इज हियर इन वन चार्ट, राइट जी। प्रोजेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में जो मैं आपसे पहले बात कर चुका हूं कि स्कोप को दो तरह से डिफाइन किया जाता है। एक होता है प्रोडक्ट का स्कोप और एक होता है प्रोजेक्ट का स्कोप। मेरा ख्याल है मैं 2 दफा पहले ये बयान कर चुका हूं कि प्रोडक्ट का स्कोप क्या है और प्रोजेक्ट का स्कोप क्या है। प्रोडक्ट का स्कोप वो फंक्शंस एंड फीचर्स हैं जो आपके प्रोडक्ट, सर्विस या रिजल्ट के अंदर होनी चाहिए। ठीक है जी, वो तमाम फंक्शंस, फीचर्स, स्पेसिफिकेशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स जो जो एक्सपेक्टेड है कि इस ये प्रोडक्ट ऐसे बिहेव करेगी। तो मतलब देखा जाए तो प्रोडक्ट स्कोप इज ओनली टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्ट, नॉट हाउ टू मेक द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशंस हैं, प्रोडक्ट की फंक्शनिंग है, फंक्शनैलिटी है, फीचर्स हैं, ये क्या करेगा, इसको चमक कितनी होनी चाहिए, कितना खूबसूरत होना चाहिए, किस रंग का होना चाहिए, वट। सो ये सारे जो फंक्शन, फीचर्स और उसकी स्पेसिफिकेशंस वगैरह हैं, दिस इज कॉल्ड द प्रोडक्ट स्कोप। मगर याद रहे कि ये प्रोडक्ट स्कोप वो फाइनल शक्ल है, रिक्वायरमेंट्स की वो फाइनल शक्ल है जो एग्रीड अपॉन है। मतलब कस्टमर और हम एग्री करते हैं कि हम ये बनाएंगे। ऑल्दो कॉन्ट्रैक्ट में हम एग्री कर चुके हैं, लेकिन अभी हम एक और काम करेंगे कि हमें जो रिक्वायरमेंट्स पहले गैदर की हुई थी बिजनेस एनालिसिस के वक्त या बिजनेस केस बनाते वक्त, उन रिक्वायरमेंट्स को हम रिव्यू करेंगे और स्टेक होल्डर्स से जाके उनको क्रॉस चेक करेंगे, और अगर कोई रिक्वायरमेंट में तब्दीली हुई तो उसको अकोमोडेट करने की भी जगह बनानी है। ऐसा ना हो हम जिद नहीं कर रहे कि नहीं जी बस एक दफा रिक्वायरमेंट बन गई है और एक दफा कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया तो हम यही बनाएंगे। ये बिल्कुल गलत सोच है। यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल, यू हैव टू सी कि कौन सी चीजें अकोमोडेटेबल हैं। और इस वक्त जब प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है, अगर आप इस वक्त ये बात सामने ले आएंगे तो आप ही का बेहतरी है इसके अंदर, क्योंकि आपको फिर ज्यादा चेंजेस नहीं करनी पड़ेंगी, प्लानिंग में ही आप चीजों को दुरुस्त कर लेंगे। नॉर्मली जो हम लोग क्या करते हैं कि हम कहते हैं जी कस्टमर ने नहीं कहा तो मुझे क्या जरूरत है इस चीज को हाईलाइट करने की, चुप कर जाओ। इसलिए हम ना स्टेक होल्डर से ना कस्टमर से किसी से कोई बात नहीं करते। और अल्टीमेटली जब वो चीजें जो कि हमें पता है कि सामने आ सकती हैं, बाद में जब सामने आती हैं, तो कस्टमर को तो खैर उसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है, हमें भी तो बड़ी तकलीफ होती है, हमें भी तो अनडू करना पड़ता है बहुत सा काम और दोबारा रीडू करना पड़ता है। तो ये बड़ी ज्यादती वाली बात है कि हम खामोशी इख्तियार करें। तो ये अभी मैं आपको बताऊंगा कि प्रोडक्ट स्कोप एस्टेब्लिश होने से पहले जो रिक्वायरमेंट्स को किस तरह चेक किया जाता है वो हम आगे थोड़ा चल के डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जब रिक्वायरमेंट फाइनलाइज हो चुकी हो और एग्री हो चुकी हो कि यही बनाना है, तो फिर आपका प्रोडक्ट का स्कोप जो है वो ये डिफाइन कर रहा होता है कि क्या फंक्शन और फीचर्स होंगे इस प्रोडक्ट को बनाने की। प्रोजेक्ट स्कोप जैसे मैंने अभी आपको बताया,
प्रोजेक्ट स्कोप वो तमाम काम जो करने की जरूरत है ताकि उन फंक्शंस एंड फीचर्स के तहत प्रोडक्ट बनाया जा सके जो कि प्रोडक्ट स्कोप में दिए गए हैं, तो ये तमाम काम इंक्लूडेड होगा प्रोजेक्ट स्कोप में। मतलब ऑल द वर्क एंड ओनली द वर्क जो हमने बात की थी, दिस इज द स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट। और फंक्शन एंड फीचर जो है दैट इज स्कोप ऑफ द प्रोडक्ट। तो वर्क परफॉर्म टू डिलीवर अ प्रोडक्ट सर्विस अ रिजल्ट with the specified functions and features, the term project scope is sometimes viewed as including product scope। आमतौर पे लोग ये समझते हैं कि प्रोजेक्ट स्कोप का मतलब है कि इसके अंदर प्रोडक्ट का स्कोप भी इंक्लूडेड होगा। मतलब मिसकंसेप्शंस हैं, मगर ठीक है, हम कभी कभी इनके साथ चलते भी हैं। लेकिन ये समझ लीजिए कि आपको ये इल्म जरूर होना चाहिए कि प्रोडक्ट स्कोप अलग चीज है और प्रोजेक्ट स्कोप अलग चीज है। अगर आम बोलचाल में आप प्रोजेक्ट स्कोप के अंदर ही प्रोडक्ट स्कोप डिस्कस कर जाते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन अदरवाइज आपको इस बात की समझ होनी चाहिए कि प्रोडक्ट स्कोप क्या है और प्रोजेक्ट स्कोप क्या है। तो ये ना बेसिक कॉन्सेप्ट हैं स्कोप के हवाले से और बड़े इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद जनाब प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, जो कि आपको याद होगा कि हमने पहले पढ़ी है। हमने कहा इटरेटिव भी होती है, अडॉप्टिव भी होती है, ये भी होती है, वाटरफॉल भी होती है। वो सब चीजें जो हमने पढ़ी थी उनको ध्यान में लेके आइए। असल में प्रोजेक्ट की लाइफ साइकिल डिटरमिन करने, एक तो होता है ना कि आपको ऑर्गेनाइजेशन कह रही है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का तो कानून ही असूल ही है कि हम तो ये लाइफ साइकिल बनाते हैं, तो तब तो एक अलग बात है। लेकिन अगर आपको प्रोजेक्ट को देख के बनानी हो तो आप यहाँ पे स्कोप के वक्त हम प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल सिलेक्ट करते हैं। जी शम्स साहब। सर प्लीज स्लाइड नंबर ऐड कर दीजिए। ओहो, एक्चुअली वो चेंज होगी ना प्रेजेंटेशन, मैंने इसमें ऐड नहीं किया हुआ। एक मिनट, जस्ट होल्ड ऑन। हेडर, फुटर, स्लाइड नंबर, और इसको मैंने सेव भी कर दिया। आ गया जी, नंबर आ गया है। और अभी मैं इसको डिस्प्ले भी कर देता हूँ। जी नजर आया? जी सर, ओके, थैंक यू। वंडरफुल। अच्छा जी, खैर अभी ब्रेक हमने किया है, तो बताइए मुझे कि अभी तक जो हमने बातें की हैं ज्यादा तो नहीं की हैं। समझ आया कुछ के नहीं आया? कोई क्वेश्चन वगैरह है तो पूछ लीजिए यहाँ तक। प्रोडक्ट स्कोप, प्रोजेक्ट स्कोप, इसके हवाले से, और वो जो हमने बातचीत पहले इसकी डेफिनेशन के हवाले से की है, वर्क एंड ओनली द वर्क रिक्वायर्ड, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आला, मतलब इनकी समझ होनी बहुत जरूरी है। जी जनाब, एनी क्वेश्चंस, एनी डिस्कशन, कोई बात करना चाहे? चलें जी, अगर नहीं है क्वेश्चन, वैसे तो ये बड़ा मजेदार टॉपिक था। इस पे बात हो भी सकती थी, लेकिन मैंने अपनी तरफ से जो बात करनी थी वो कर दी। अगर आपको समझ आ गई है तो बहुत अच्छी बात है। प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल जो है, मैंने आपको कहा कि जो कोई भी आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं कि जनाब आपने कोई किस किस्म की लाइफ साइकिल, जो भी गवर्नेंस मैकेनिज्म होता है ना इसके ऊपर, और आपका जो प्रोजेक्ट गवर्नेंस है, ऑर्गेनाइजेशनल गवर्नेंस है, अगर उनकी तरफ से आपके ऊपर कोई पाबंदी है कि लाइफ साइकिल इस सूरत में ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए, खैर प्रोजेक्ट के लिए लाइफ साइकिल का डिसीजन स्कोप को देख के किया जाता है। प्रोडक्ट स्कोप होगा, फिर प्रोजेक्ट स्कोप होगा। प्रोजेक्ट स्कोप को देख के हम प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल सिलेक्ट करेंगे। और प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल सिलेक्ट करने से पहले एक और चीज आ जाती है, और वो ये है कि देखें, मुझे ये तो प्रोडक्ट स्कोप ने तो बता दिया क्या बनाना है, प्रोजेक्ट स्कोप ने बता दिया कैसे बनाना है। कैसे कैसे हमने डिसाइड किया? हमने कहा कि अच्छा, मैंने ये कुर्सी बनानी है, मुझे ये कुर्सी बनाने का हुक्म दिया गया है। इस कुर्सी को बनाने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं? मैंने ये कुर्सी डिलीवर करनी है सिर्फ 7 दिन के अंदर, तो इस 7 दिन के अंदर ये कुर्सी मैं कैसे डिलीवर करूंगा? सोचे ना जरा, व्हाट आर द डिफरेंट ऑप्शंस, बताइए मुझे क्या ऑप्शंस हो सकती हैं। एक कुर्सी है, एक डिजाइन मुझे दे दिया गया है, 7 दिन में डिलीवर करनी है, तो मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस हो सकती हैं जनाब? क्वेश्चन इज फॉर यू।
फैसल साहब, फैसल फहीम, जी सर। क्या ऑप्शन है आपके पास? ये कुर्सी आपने 7 दिन में डिलीवर करनी है। सर पहले तो उसकी मतलब देखना होगा ना, लकड़ी कहाँ से आएगी, कौन सी लकड़ी रखनी है, फिर जो है कितने दिन लगेंगे उसको बनाने में, ये सारी चीजें एक मिनट, उसकी सारी देखनी पड़ेंगी। मैं प्रोसीजर नहीं पूछ रहा, मैं जी सर। ऑप्शंस पूछ रहा हूँ। ऑप्शंस पूछ रहा हूँ। आपको इस कुर्सी को डिलीवर करने के लिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, क्या क्या तरीके अवेलेबल हैं? तरीके से मुराद सर? भाई ये कुर्सी कैसे मतलब हाउ विल इट बी मेड एंड डिलीवर्ड? एक तरीका, मतलब। ये जो आप बात अभी कर रहे थे कि जी वो मैं जी जी। लकड़ी को देखूंगा, वो देखूंगा, वो सब तो आप करेंगे, वो एक तरीका हो गया। और भी कोई तरीका हो सकता है ना? वो तो एक तरीका हो गया ना कि सर आप बाजार से खरीद के भी देख सकते हैं। एग्जैक्टली, दैट इज माय पॉइंट, दैट इज अनदर ऑप्शन फॉर यू। इस तरह हाँ, की और बाजार से खरीद के दे दें आप। बिल्कुल जबरदस्त। और कोई ऑप्शन इस तरह की जहन में आती हो तो चलें। हम इधर किसने हाथ खड़ा किया था जी? अ, नफीस साहब ने? कौन था यार? एक तो हाथ आप नीचे कर लेते हैं, पता नहीं चलता। मोहम्मद अली खोकर साहब, खोकर साहब। जी सर, इसको हम सबलेट भी कर सकते हैं, हम किसी से बनवा भी सकते हैं। हम किसी से बनवा सकते हैं, किसी को आउटसोर्स कर सकते हैं कि हमें ये कुर्सी बना दो। हम जी बाजार आउटसोर्स से सर। खरीद सकते हैं, हम खुद बना सकते हैं। और कुछ इसके अलावा? तो मतलब आपको ये बात समझ आ गई सबको कि हमारे पास वेरियस ऑप्शंस हो सकती हैं, राइट? तो उन ऑप्शंस को जहन में लाइए। जब वो ऑप्शन जहन में आ जाती हैं, फिर मैं उनके दरमियान एक कंपैरेटिव एनालिसिस करता हूं कि विच ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन। मतलब एक तरह से देखा जाए तो यहां मैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करने लगा हूं हर ऑप्शन का, कि अगर मैं बाजार से खरीदूं तो कितने की पड़ेगी और मुझे कितने पैसे मिल रहे हैं और फायदा कितना है। अगर मैं खुद बनाऊं तो कितने की पड़ेगी और मुझे कितने पैसे मिल रहे हैं, फायदा कितना है। और अगर मैं आउटसोर्स कर दूं, किसी को हायर कर लूं या किसी को ठेकेदार को बुला लूं कि ये कुर्सी मुझे बना के दो, तो कितना है हिसाब किताब। या मैं एक बंदा एम्प्लॉय कर लूं और उससे ये कुर्सी बनाऊं तो कितना। मतलब कहने का मतलब है कि जितनी भी ऑप्शंस हैं उनमें उन सबको वे किया जाए, सबका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस निकाला जाए और उसके बाद जो सबसे बेहतरीन ऑप्शन है उसको सिलेक्ट किया जाए। जब आप बेहतरीन ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद अगला स्टेज आता है कि मैंने ये तो फैसला कर लिया कि कुर्सी मैंने खुद बनानी है और एक बंदा हायर करना है, अच्छा कारपेंटर, उससे मैंने ये कुर्सी बनवानी है। ये तरीका मैंने समझ लिया कि ये सबसे बेनिफिशियल मेथड है। अब मैं करता हूं कि अच्छा, अगर मैं कुर्सी को ऐसे बनाना चाहूं तो फिर जनाब, जैसे आपने पहले जवाब दिया था, अब मैं इसको बड़े बड़े किन हिस्सों में पाया तकमील तक पहुंचाऊंगा, किन मराहिल से गुजर के ये कुर्सी बनेगी। एक आपका वो रिसर्च वाला फेज आ जाएगा कि लकड़ी की टाइपें कौन कौन सी हैं, ये है वो है, मिलेगी कहाँ से, वो चीजें आ गई। फिर अगर उसका फिजिकली उसको बनाने का अमल हो सकता है, फिर कोई और अमल हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि वो फिनिशिंग हो सकती है, कुछ और हो सकता है। तो आप उसको मरहलों में तब्दील करेंगे। ये जो मरहले हैं, ये आपके प्रोजेक्ट की लाइफ साइकिल है। मरहलों में तब्दील करने का एक बहुत बड़ा फायदा ये भी है कि हर फेज जो मरहला है, हर फेज का एक आउटपुट सामने आ जाता है कि जनाब, जब मैंने ये से के प्रिपरेशन कंप्लीट करनी है, कीमतें वगैरह पता करनी है, ये सब कुछ करना है या सामान खरीदना है, तो वो सब इस फेज के एंड पे ये चीजें अवेलेबल होनी चाहिए। द आउटपुट ऑफ दैट फेज इज कि ये सब कुछ हो चुका होगा तो ये चीजें मेरे पास मौजूद होंगी। ये मैं फेज 2 में ले जाऊंगा, फिर उसका कोई आउटपुट होगा, फिर फेज 3 का आउटपुट होगा, अल्टीमेटली जो भी मेरा एंड प्रोडक्ट तक पहुंच जाएंगे। तो मतलब हर फेज का इनिशिएशन से क्लोजिंग तक का पूरा अमल जारी है। तो ये प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल है जिसके अंदर मुझे फेजेस भी पता है। मुझे देखें, मुझे प्रोजेक्ट का टोटल ओवरऑल एंड प्रोडक्ट तो पता ही, लेकिन इन फेजेस को बनाने की वजह से इतना डिसिप्लिन आ गया कि अब मुझे ये भी पता है हर फेज का जिम्मेदार कौन है, हर फेज से क्या निकलेगा, उसकी क्या स्पेसिफिकेशंस वगैरह होंगी, उसको कैसे टेस्ट किया जा सकता है, दूसरे फेज से क्या चीज होगी। तो ये सब कुछ डिसाइड करके हम डाल देते हैं प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेंट के अंदर। ये बन रही है प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेंट। तो ये इसका आगे जिक्र आएगा तो मैं आपको ये और वाजे करूंगा।
प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल यहाँ शो करने की ये वजह थी। तो वो तरीका कोई भी हो सकता है, प्रिडिक्टिव तरीके से लाइफ साइकिल ले सकते हैं, जाइल वाले से ले सकते हैं। ये पुरानी डिस्कशन जो हम पहले कर चुके हैं उसको जहन में लाएं तो ये मसला आपका हल हो जाता है। ये खैर अब वो की कॉन्सेप्ट के ऊपर वो कहता है जी आइटरेशन अगर आप वो कर रहे हैं, क्या नाम है उसका, एजाइल पे काम कर रहे हैं, आइटरेटिव पे काम कर रहे हैं, तो हर आइटरेशन जो है वो छोटी होती है ना। एजाइल में छोटी आइटरेशन होती है 2 से 4 हफ्ते। तो अगर से 2 हफ्ते की भी है तो 2 हफ्ते की आइटरेशन एक छोटा सा प्रोजेक्ट है। इट इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम कन्वेंशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। कन्वेंशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हमारी फेज का साइज होता था कोई 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, ऐसे भी हो सकता था। लेकिन चूंकि एजाइल की आइटरेशन बहुत छोटी होती हैं और यहाँ नंबर ऑफ आइटरेशन बहुत ज्यादा भी हो सकती हैं, इसका मतलब है हर आइटरेशन जो है उसके पास महदूद और छोटा सा काम है। उस महदूद काम को करने के लिए उसके छोटा सा, जो मैंने कहा कि एक फेज को एक एक प्रोजेक्ट की तरह ट्रीट किया जाए, तो वहां भी उस आइटरेशन की इनिशिएशन होती है और क्लोजिंग होती है और उसका प्रोडक्ट होता है। तो उन 2 हफ्तों के काम के लिए हमें वो सब कुछ करना पड़ता है। तो उस आइटरेशन का स्कोप डिटरमिन किया जाता है, प्रोडक्ट स्कोप, प्रोजेक्ट स्कोप, और अल्टीमेटली उसको हम डिलीवर करते हैं। फिर अगली आइटरेशन शुरू हो जाती है, फिर अगली आइटरेशन शुरू हो जाती है। तो इस तरीके के साथ ये चीज जो है कंटिन्यू करती है। वो कहता है जी जब आइटरेशन शुरू हो तो आप ये वाले काम कर रहे होते हैं, कलेक्ट रिक्वायरमेंट्स कर रहे होते हैं, डिफाइन स्कोप कर रहे होते हैं, WBS, और जब आइटरेशन खत्म हो तो फिर आप वैलिडेट स्कोप और कंट्रोल स्कोप वगैरह ये कर रहे होते हैं। तो मतलब ये है कि बात वही इसने करने की कोशिश की है कि जो पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर अप्लाई करता है वो एक फेज के ऊपर भी अप्लाई करता है, और अगर आप एजाइल में हैं तो वही चीज एक आइटरेशन के ऊपर भी अप्लाई करती है। लेकिन आप अंदाजा कीजिए कि आइटरेशन इतनी छोटी है कि उसके ऊपर इन चीजों की एप्लीकेशन कितनी आसान हो जाएगी। कॉम्प्लेक्सिटी खत्म होगी ना। ये 2 हफ्ते का काम है, 2 हफ्ते में कितने काम हो जाएंगे, 4 या 5, और 4 या 5 कामों के क्या डिलीवरेबल निकल आएंगे। तो कहने का मतलब है कि थिंग्स बिकम मच मच इजियर टू हैंडल। फिर जनाब आप आ जाइए, ये वही डिस्कशन वही चल रही है प्रिडिक्टिव, और उसकी मैं इसको मजीद नहीं लेके चलना चाहता। अच्छा, यहाँ पे एक बात वो बड़ी मजे की कह रहा है, कहता है जी प्रोजेक्ट स्कोप का जो कंप्लीशन है ना, कि प्रोजेक्ट का स्कोप, प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा, प्रोजेक्ट का स्कोप पाया तकमील में पहुंचा कि नहीं पहुंचा, इसको हम मेजर करेंगे अपने प्लान के हिसाब से। मतलब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान क्या कहता है कि क्या होना चाहिए था, उसके साथ कंपेयर करेंगे कि प्रोजेक्ट का स्कोप तक पाया तकमील पहुंचा या नहीं पहुंचा। इसका मतलब है इसका ताल्लुक, प्रोजेक्ट के स्कोप का ताल्लुक कामों से या प्रोसेसेस से है, इसका प्रोडक्ट से कतन कोई ताल्लुक नहीं है। अगर प्रोडक्ट के स्कोप की तकमील को देखना है तो हमें यह देखना पड़ेगा, ये मेजर करना पड़ेगा कि जो प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट्स थी, जो कि आपके प्रोडक्ट स्कोप के अंदर थी, प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट्स पाया तकमील तक पहुंची हैं या नहीं पहुंची हैं। तो मतलब अगर नहीं पहुंची हैं तो वहां पे उसकी वेरिएशन आ जाएगी। तो प्रोडक्ट के हवाले से जो वेरिएशंस हैं वो निकाली जाएंगी वैलिडेट स्कोप के अंदर, और जो प्रोसेस या एक्टिविटी के हिसाब से जो जो वेरिएशंस हैं, काम की वेरिएशंस, वो निकाली जाएंगी प्रोजेक्ट स्कोप, मतलब कंट्रोल स्कोप के अंदर। कंट्रोल स्कोप और वैलिडेट स्कोप ये दो प्रोसेस हैं जो मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल में बैठे हुए हैं। एक जो है वो प्रोडक्ट स्कोप पे फोकस्ड है, दूसरा प्रोजेक्ट स्कोप पे फोकस्ड है। The term requirement is defined as a condition or capability that is required to be present in a product, service or result. आपने जो कस्टमर ने बताया कि इस चीज की ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए, इसको ऐसे बिहेव करना चाहिए, तो ये उसने डिटरमिन किया कि ये मुझे कैपेबिलिटी इसकी चाहिए। तो ये वो चीज है जो आपने इसमें लेके आनी है। टू सेटिस्फाई एन एग्रीमेंट और अदर फॉर्मली इम्पोज स्पेसिफिकेशन। तो इनके मुताबिक हम वो चीज बनाने की कोशिश करते हैं। तो रिक्वायरमेंट की डेफिनेशन भी हो गई। अभी आगे चल के जब हम स्कोप मैनेजमेंट प्लान और रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान का जिक्र करेंगे तो आपको इसको समझने में और मजीद आसानी हो। ये जनाब वही बात कि वैलिडेट स्कोप इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मलाइजिंग एक्सेप्टेंस ऑफ द कंप्लीटेड प्रोजेक्ट डिलीवरेबल्स। मतलब ये क्या हो रहा है, प्रोडक्ट का स्कोप कंप्लीट हो रहा है, वैलिडेट स्कोप में प्रोडक्ट का स्कोप अकम्प्लिश हो रहा है। द वेरीफाइड डिलीवरेबल जो यहाँ जो क्वालिटी कंट्रोल से निकल के आता है, मतलब आपको याद होगा ना कि एग्जीक्यूशन से डिलीवरेबल आता था, वो पहले क्वालिटी कंट्रोल के लिए जाता था, वहां से अगर इंस्पेक्शन में पास हो जाए तो वेरीफाई होता था, वेरीफाइड डिलीवरेबल वैलिडेट स्कोप के पास आता है, दोबारा इंस्पेक्शन होती है, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होती है, और जो यहाँ से पास हो जाए उसको हम
कहते हैं एक्सेप्टेड डिलीवरेबल। जी सर, साथ। सर ये थोड़ा सा सर कंफ्यूजन ये हो रही है, मुझे एक क्वेश्चन है आपसे कि ये स्कोप मैनेजमेंट प्लान भी आगे आएगा, हम अभी स्कोप जो है उसको हम डिफाइन कर रहे हैं प्रोडक्ट के लिए भी और प्रोजेक्ट के लिए भी। तो सर क्वेश्चन ये है कि अगर एक जिस तरह हमने कहा आइट्रेशंस भी हो सकती हैं, अब ये सब चीज़ें मिक्सअप होके मेरे जहन में थोड़ी सी कंफ्यूजन ये बनी है कि अगर ये आइट्रेशंस भी हैं फिर डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी हो सकती हैं लेकिन प्रोजेक्ट का स्कोप तो एक ही होगा, तो हाँ वो सारा कुछ जो है प्रोजेक्ट मैनेज उसमें स्कोप मैनेजमेंट प्लान के अंदर डिफरेंट यानी कि स्टेप्स में आएगा। क्योंकि अगर इफ वी हैव टू डिलीवर मल्टीपल प्रोडक्ट्स फॉर अ सिंगल प्रोजेक्ट, तो हाँ। इसके लिए तो वो थोड़ा किस तरह से उसको हैंडल किया जाएगा स्कोप मैनेजमेंट प्लान के अंदर। देखिए, आपको ये डिस्कशन हम पहले जब वो एजाइल वगैरह की बात हो रही थी पहले शुरू में, जो तीसरे चैप्टर में, वहां जब हम बात कर रहे थे, तीसरा नहीं, मेरा ख्याल है गालिबन वो दूसरा चैप्टर था, तो जहां उस वक्त जब हम बात कर रहे थे तो हमने ये बात कही थी कि ये तो आपने डिसाइड करना है कि आपने एजाइल जाना है या आपने वाटरफॉल जाना है या किस तरीके से करना है। ये अप्रोच वगैरह जो है ये आपकी ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी या गवर्नेंस के ऊपर डिपेंड करती है। अगर तो आपने ट्रेडिशनल तरीके से जाना है तो डिटेल्ड स्कोप पहले बनेगा। अगर आपने एजाइल पे जाना है तो आपका जो डिटेल्ड स्कोप बन ही नहीं सकता। आपका एक आरजी किस्म का स्कोप, जो एक जिसे कहते हैं कि बेक डू टाइप का इंतजाम, कि जनरली एक अंदाजा कि यार हमने पहुंचना किधर है, वो चीज स्टेब्लिश की जाती है। लेकिन जो डिटेलिंग है स्कोप की, वो आइट्रेशन बाय आइट्रेशन की जाती है। क्योंकि एजाइल में क्लासिकली तो जो कुछ होता है आइट्रेशन के अंदर ही होना होता है। अगली आइट्रेशन का भी अभी डिसाइड नहीं करते, वो जब आइट्रेशन आती है तब डिसाइड करते हैं। तो ब्रॉडली हम प्रोडक्ट बैकलॉग बना के रख लेते हैं और प्रोडक्ट बैकलॉग भी बदलता रहता है। जो काम हम उठा के आइट्रेशन में ले आते हैं उनके अलावा बाकी सब कुछ बदल सकता है। सिर्फ वो 2 हफ्ते की जो आइट्रेशन चल रही है उसको हम कहते हैं कि इसे कोई डिस्टर्ब ना करे। देख आप सकते हैं, विजिट आप कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंटली हम आपको बताएंगे हम क्या कर रहे हैं। लेकिन ये जो 8-10 काम मैं उठा के ले आया हूं इस आइट्रेशन के अंदर, इसको तो आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते। यू कांट तो इंटरफियर। सर इसका मतलब हुआ कि फिर उस मेथड के अंदर अगर हम वो वाली मेथोडोलॉजी अडॉप्ट करते हैं तो उसके अंदर तो फिर हमारा प्रोडक्ट स्कोप तो होगा ही नहीं फिर तो। नहीं होगा ना, एक देखें, वाजे नहीं होगा, लेकिन देखें, मिसाल के तौर पे अब चूंकि ये आईटी में ज्यादा अप्लाई करता है तो उसमें जरा ज्यादा लगता है कि वो चीजें एप्लीकेबल होती हैं। लेकिन मैं अगर से कहूँ कि एक घर बनाना है, आपको ये तो पता हो कि घर बनाना है, ठीक है जी, और ये भी पता है कि कम से कम कोई 2-3 कमरों का घर बनाना है, थोड़ा हल्का फुल्का स्कोप अवेलेबल है। लेकिन उन कमरों की डायमेंशंस क्या होंगी, क्या हिसाब किताब होगा, ये सब चीजें अभी क्लियर नहीं है, ठीक है जी। और मतलब अजीब लगेगी आपको बात, लेकिन एजाइल में ऐसा होता है कि आपको ये पता नहीं होता कि ये चीज क्या होगी, स्पेसिफिकेशन भी अभी क्लियर नहीं होती। तो आप क्या कहते हैं, जहां से स्पेसिफिकेशन क्लियर होना शुरू होती हैं आप वहां से काम करना शुरू कर देते हैं। मिसाल के तौर पे ये भी क्योंकि अभी कंस्ट्रक्शन में एजाइल इतना ज्यादा आया कोई नहीं है, लेकिन मैं आपको ये एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपके पास बहुत पैसा हो, जैसे दुबई के पास है या सऊदीया के पास है, और वो आप देखते हैं ना कि जो भी पुट्ठा सीधा काम होता है, जो भी तजर्बाती बिल्डिंग होती है वहीं बनती है, क्योंकि पैसे की उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने ख्वाब पूरे कर रहे हैं वहां बैठे हुए। तो वहां पे वो कहता है जी एक शेख है जी, मुझे यहाँ पे दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बनानी है, सबसे ऊंची बिल्डिंग बनानी है। अब वो से पूछा जाता है सर कितनी की ऊंची हो, बस मुझे नहीं पता, सबसे ऊंची बिल्डिंग बना के दो। अच्छा सर उसके अंदर क्या खसूसियात हो, उसमें लिफ्ट लगी हुई हो, उसके अंदर गाड़ी भी ऊपर जा सकती हो, जितनी उसकी समझ में आता है उसने आपको बता दिया, और आपने उसके हिसाब से सोचना शुरू किया कि यार ये किस किस्म की चीज बनाने को कह रहे हैं। और फिर जनाब वो कहता है पैसे भी जितने लगाने लगा लो, लेकिन मैं काम शुरू करो मेरा। अब आप क्या करेंगे, आपको ये मोटा मोटा स्कोप तो पता है ना कि एक बिल्डिंग बनानी है। अब लाजमी बात है कि कंस्ट्रक्शन एक बड़ा डिफिकल्ट जॉब है, इसके अंदर जितनी ऊंची बिल्डिंग बनानी है उसके हिसाब से उसकी फाउंडेशन वगैरह स्टेब्लिश करनी पड़ेगी। अगर वो कल कला ये कह दे कि ये जनाब ये तो आपने 100 फ्लोर बनाए हैं, इसमें 2 फ्लोर और ऐड कर दो, तो उसकी फाउंडेशन तो उसके काबिल ही नहीं होगी। तो आपको दूरअंदेशी ये करनी पड़ेगी कि आप ये देखेंगे कि ये और ज्यादा से ज्यादा कितना ज्यादा बड़ा कहने को बढ़ाने को कह सकता है, मैं उसका मार्जिन या तो बीच में रख लूं या कोई ऐसी क्रिएटिव अप्रोच लेके आऊं जिससे वो चीज मुमकिन हो सके। मिसाल के तौर पे मैं फाउंडेशन ही इतनी मजबूत बनाता हूं कि वो 125 फ्लोर तक जा सकती है। लाजमी बात है पैसे ज्यादा लगेंगे, लेकिन पैसों का तो प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा ये भी हो सकता है कि हम कहें कि हम मटेरियल ही कोई और इस्तेमाल करते हैं, हम हल्का मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, तो वो लोड ऊपर वाला जो है फ्लोर है वो उसका भी ले लेगा, मतलब फाइबर ग्लास की
का बना देंगे या कुछ ऐसा कर देंगे। और ये भी आपके पास एग्जांपल्स हैं, चाइना ने जो हॉस्पिटल पता नहीं कितना बड़ा बना दिया रातों रात। सो बिल्कुल वो हॉस्पिटल की क्या बात करते हैं, वहां पे एक होटल है जो उन्होंने, गालिबन मुझे नहीं एग्जैक्ट फिगर्स याद नहीं है, लेकिन वो होटल चंद दिनों में बना, और जैसे जैसे वो बन रहा था तो नीचे से वो चल रहा था। मेरा मतलब है कि उसके नीचे के जो ग्राउंड के फ्लोर थे, ऊपर 2-3, उन पे मतलब 4-5 दिनों में वो पूरा मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन गई। लेकिन उन 4-5 दिनों में पहले दिन ही होटल का इफ्तिताह हो गया था। और ऊपर से वो जैसे वो लीगो के सेट के टुकड़े नहीं जोड़ जोड़ के बनाते जाते, वो बने बनाए पोर्शन बीच में रखते जा रहे थे क्रेनों से, और वो ऊपर बनता चला जा रहा था। नीचे बाकायदा सिस्टम चल रहा था, पूरा होटल आबाद था, उसमें लोग भी रह रहे थे, सब कुछ हो रहा था, इलेक्ट्रिसिटी, पानी, बिजली, सब कुछ मौजूद था। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि दुनिया जो आ रही है ना आगे आगे, वो इस किस्म की दुनिया आ रही है। तो अब आपकी कन्वेंशनल अप्रोचेस नहीं चला करेंगी, तो आपको इसी तरह के जो आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस लाके इन चीजों को अकोमोडेट करना पड़ेगा। आई होप को थोड़ा बहुत मैंने बात को किसी डायरेक्शन में लेके आपको ठीक समझ है आई। सर, लास्ट सर चीज़ ये है कि अगर हमने तो ये सारी एजाइल और इन चीज़ों पे बात कर लिया है, लेकिन अगर हम पुरानी अप्रोच की बात करें जो करंट चल रही है, जिस तरीके से आप कंस्ट्रक्शन की अगर एग्जांपल दे रहे हैं, तो सर उसके अंदर अगर हम लोग अपनी प्रोडक्ट्स को सब डिवाइडेड प्रोडक्ट्स में कर रहे हैं, तो मेरा सर क्वेश्चन सिर्फ यही है, जो कंफ्यूजन अभी तक पॉइंट उसी जगह पे है, कि हम लोग फिर वो सिंगल प्रोडक्ट का जो स्कोप है उसको डिफाइन करेंगे स्कोप मैनेजमेंट प्लान के अंदर, अगर वो सब डिवाइडेड हमारे पास सारी प्रोडक्ट हैं, या हम एक ओवरऑल प्रोडक्ट का ही कर देंगे? मैं उसका भी आपको बताता हूँ। मिसाल के तौर पे आपको डिटेल्ड स्कोप पता है पूरे प्रोजेक्ट का, आपने एक घर बनाना है, उसकी 3 बेडरूम्स हैं, उसके अंदर के साइजेस भी पता है, उनकी हर चीज आपको पता है। ये सारी चीजें, ये आपकी बेसिक, ये आपका एंड प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट्स, फंक्शंस एंड फीचर्स है। फिर आप प्लान करते हैं मैं इसको कैसे बनाऊंगा। आपने कहा कि मैं इसको 5 फेजेस में बनाऊंगा। अच्छा जी, क्या फेजेस होंगी? आप कहेंगे पहले तो वो सारे काम करूंगा जो मतलब ग्राउंड ब्रेकिंग से पहले पहले करने वाले हैं। सीडीए से परमिशन लूंगा, बिजली पानी की एप्लीकेशन दूंगा, ग्राउंड जमीन जो है वो एक्वायर करूंगा, और जो भी मसले मसाइल जो ग्राउंड ब्रेकिंग से पहले वाले काम है, उनको आप समझ लीजिए फेज 1 है। और जब ये ग्राउंड ब्रेकिंग से पहले वाले काम खत्म हो जाएंगे, पहला फेज खत्म हो जाएगा, तो क्या डिलीवरेबल आपके पास होना चाहिए? लाजमी बात है कि ये जो इंतजाम आप कर रहे हैं, इससे कोई डिलीवरेबल निकलेगा। मतलब आपके पास परमिशन आ जाएंगी, आपके पास कोई कमिटमेंट्स आ जाएंगी, आपके पास फिजिकल जमीन आ जाएगी। तो जो ये सब आपके आउटपुट्स हैं, दिस इज द आउटपुट ऑफ फेज 1। ये जब तक अचीव नहीं होता, आप अपने फेज 2 में नहीं दाखिल होना चाहेंगे। जब ये अचीव हो जाएगा, मतलब ये पूरा फेज आपने इनिशिएट करके क्लोजिंग तक लेके गए और ये चीजें डिलीवर करवाई, जब ये चीजें डिलीवर हो गई, अब आप फेज 2 में दाखिल हो रहे हैं। फेज 2 है कि कंस्ट्रक्शन बिलो ग्राउंड, जिसमें आपकी बेसमेंट्स भी आ जाती हैं, फाउंडेशंस भी आ जाती हैं। आपने कहा ये मेरा फेज 2 है, आपने ये वाला काम सारा किया, ये करके आपने फिर उसका क्या आउटपुट होगा? उसको लाजमी बात है वो जो कुछ भी उसका आउटपुट होगा, वो आपके घर में ही में कंट्रीब्यूट कर रहा है, एंड प्रोडक्ट के अंदर ही कंट्रीब्यूट कर रहा है। लेकिन आपकी फाउंडेशन, आपकी बेसमेंट सब कुछ तैयार हो गई है, बिल्कुल रेडी, ग्राउंड लेवल तक का काम तैयार है। और ये फेज के जब सारे काम मुकम्मल हो जाएंगे, सारे प्रोडक्ट इसकी चेक हो जाएंगे, आप कहेंगे जी फेज 2 भी खत्म हो गया। इस फेज 2 में बाकायदा इनिशिएशन से क्लोजिंग तक हमने सारा काम किया, भले इसके अंदर 4 महीने लगे हों, 2 महीने लगे हों, जो वट, हर एक फेज के डिफरेंट टाइमिंग हो सकते हैं। जब फेज 2 खत्म हो गई, फिर आपने कहा कि अब हम ग्रे स्ट्रक्चर, थर्ड फेज इज ग्रे स्ट्रक्चर। आपने जनाब उसके बाद दीवारें शिवारें बनाई, ये वाला सारा किया, पाइपें शाइपें बिछाई, जो कुछ भी किया, आपने ग्रे स्ट्रक्चर सारा खड़ा कर दिया। खड़ा करने के बाद आके आपने उसको डिलीवर कर दिया। थर्ड फेज ने क्या डिलीवर किया? ग्रे स्ट्रक्चर शुड बी रेडी, उसकी स्पेसिफिकेशन वगैरह चेक चुक करके आप सारा, फिर आ जाती है फिनिशिंग, चौथा फेज। फिनिशिंग में आपने पेंट शेंट किया, पानी कनेक्शन लगाए, जो टॉयलेटरीज वगैरह लगाई, वो सारा साफ किताब करके आपने उसको फिनिश हालत के अंदर तैयार कर दिया। और मीनवाइल शायद इसके अंदर वो लॉन्च ऑन भी इसी में आप शामिल कर लें कि वो लॉन्च ऑन बनाना और बाहर का इंतजाम, दीवार, बाउंड्री वाल वगैरह, वो भी सब कंप्लीट हो गया। इसमें 4 स्टेजेस हो गई। अब 5वां स्टेज जो है, उसके अंदर अप्रूवल्स लेके आए आप। अगर आपने ये घर किसी को हैंड ओवर करना है, कोई और हिसाब किताब है, चेकिंग करनी है, कोई इंस्पेक्शंस करवानी है, कोई और हिसाब किताब है, अल्टीमेटली हैंड ओवर, ट्रांजिशन वगैरह, वो आप फर्ज करें 5वें फेज में रख लेते हैं। तो इस तरह 5 फेजेस के अंदर मैंने जब ये डिफाइन किया, प्रोडक्ट का स्कोप तो था, प्रोजेक्ट का स्कोप भी था, लेकिन मैंने उस प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट के स्कोप को
5 फेजेस में बांटा, हर फेज का अपना अपना प्रोडक्ट है जो कि उसी बड़े प्रोडक्ट का पार्ट है, और उसके लिए मैंने उसके अंदर उसका अपना प्रोडक्ट का स्कोप और प्रोजेक्ट का स्कोप रखा हर एक फेज का, और उसकी तकमील की। फेज खत्म हुई, दूसरा फेज, तीसरा फेज, और जैसे जैसे ये फेज आगे बढ़ रहे हैं मेरे ओवरऑल स्कोप की तकमील भी तो हो रही है। ये कोई अलग से चीज तो नहीं है कि जो मेरे हर फेज के जो स्कोप है वो ओवरऑल स्कोप से अलग तो नहीं है, ये उसी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, मगर ये आपकी जिंदगी आसान बना रहे हैं, उसकी तकमील को आसान बना रहे हैं। जी, ठीक है सर, थैंक यू, हो गया ये पॉइंट क्लियर, थैंक यू। मोस्ट वेलकम जी, मोस्ट वेलकम। ओके जी, कोई और तो नहीं है जी क्वेश्चन किसी का? आई होप के ये डाउट बाकी भी अगर किसी का होगा तो क्लियर हो गया होगा। ओके जी, अभी तक हम की कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ही हैं। वन ऑफ द आउटपुट्स ऑफ वैलिडेट स्कोप इज एक्सेप्टेड डिलीवरेबल। ये बात मैं पहले भी कर चुका हूं कि ये वो यूजर एक्सेप्टेंस वाली बात होती है कि दे आर फॉर्मली साइंड ऑफ एंड अप्रूव्ड बाय द ऑथराइज्ड स्टेक होल्डर। तो मतलब ये काम होता है वैलिडेट स्कोप के अंदर। लेकिन जो क्वालिटी का मसला ये नहीं है, लोग क्वालिटी को और वैलिडेट स्कोप को या यूजर एक्सेप्टेंस को मिला के बोलते हैं। वो कहते हैं जी ये क्वालिटी कंट्रोल हो रही है। सॉरी सर, दिस इज नॉट क्वालिटी कंट्रोल, दिस इज द फाइनल वैलिडेशन ऑफ द प्रोडक्ट। यूजर एक्सेप्टेंस है ये, और यूजर एक्सेप्टेंस ये देखती है कि जो प्रोडक्ट स्कोप में चीजें बताई गई थी, जो फंक्शन एंड फीचर, क्या वो सब मौजूद हैं? अगर हैं तो ले लो। लेकिन ये काम होने से पहले क्वालिटी कंट्रोल का हो चुका होना जरूरी है, क्योंकि अगर कोई चीज क्वालिटी के मुताबिक नहीं बन रही तो उसको दुरुस्त कराना क्वालिटी कंट्रोल का काम है। वैलिडेट स्कोप के पास वही चीजें आएंगी जो क्वालिटी कंट्रोल से पास होके आएंगी, वेरीफाई होके आएंगी। कोई पुअर क्वालिटी आइटम वैलिडेट स्कोप के पास आ ही नहीं सकता, यूजर एक्सेप्टेंस के लिए पेश ही नहीं होगा। तो ये जनाब बात है कि क्वालिटी कंट्रोल से ये चीज यहां आती है। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये कुछ जगहों के ऊपर ये बिल्कुल इसको मिक्स भी किया जा सकता है किसी हद तक, कि कुछ लोग क्वालिटी कंट्रोल और वैलिडेट स्कोप को इकट्ठा भी कर लेते हैं, कि इधर से क्वालिटी कंट्रोल और वैलिडेट स्कोप इकट्ठे ही हो रहे हैं, मतलब एक ही बड़ा प्रोसेस बना दिया जिसमें ये सब कुछ हो रहा है। और असल में उसमें कंफ्यूजन थोड़ी सी हो जाती है कि क्वालिटी कंट्रोल कहाँ हो रहा है और वैलिडेट स्कोप कहाँ हो रहा है। मगर एनीवेज, अगर ये हो तो आपको इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि दोनों के फंक्शन डिफरेंट हैं, दोनों के काम डिफरेंट हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप इन दोनों को कंफ्यूज कर दें। वो जो चेक लिस्टें आप लगाते हैं ना कि ये चीज है, ये चीज नहीं है, दिस इज नॉट क्वालिटी। ये क्वालिटी नहीं है, ये क्वालिटी कंट्रोल थोड़ी है, ये तो वैलिडेशन ऑफ स्कोप है। तो ये चीज कंफ्यूजन क्वालिटी सर्कल्स में भी, हमारे लोग जो क्वालिटी के ऑडिटर्स भी हैं वो भी ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन में पड़े हुए हैं, उनको ये कॉन्सेप्ट वो नहीं समझते। लेकिन मैंने कई क्वालिटी के जो बड़े लोग हैं उन लोगों के साथ डिस्कस किया, और जब उनको ये बात उनके साथ डिस्कस की तो पता चला कि असल कॉन्सेप्ट यही है जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। लेकिन जो मतलब मोटी मोटी किताबें पढ़ के लोग आ जाते हैं और उसका कोई भी मतलब निकाल लेते हैं, उनका ख्याल ये है कि क्वालिटी कंट्रोल जो होती है और ये स्कोप वैलिडेशन एक ही चीज है, एक ही चीज के दो नाम है, ऐसा कतन नहीं है। अच्छा जी, अब ट्रेंड्स की तरफ चलते हैं। रिक्वायरमेंट्स हैव ऑलवेज बीन अ कंसर्न इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड हैव कंटिन्यूड टू गेन मोर अटेंशन इन द प्रोफेशन। ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं ये एक बड़ा ही डाइसी सब्जेक्ट है। मतलब प्रोजेक्ट जब शुरू होना था, जब इसका ख्याल आया तो कुछ और रिक्वायरमेंट्स थी, जब इसका बिजनेस केस बना तो कुछ और रिक्वायरमेंट्स थी। रिक्वायरमेंट्स बदलती रहती हैं, आवाम बदलती रहती है, स्टेक होल्डर्स बदलते रहते हैं, ख्यालात बदलते रहते हैं। तो रिक्वायरमेंट बहुत ही डाइसी चीज है, बदल रही है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि जनाब कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है, कॉन्ट्रैक्ट में तो लिखा है ये चीज ऐसे बनानी है, इस स्पेसिफिकेशन के तहत, तो हमें अब हम बस किसी की नहीं सुनेंगे, अब हम वही बनाएंगे जो हमें कॉन्ट्रैक्ट में दे दिया गया या बिजनेस केस में बता दिया गया। इससे हम दाएं बाएं नहीं हो सकते। ये बड़ी अहमकाना सोच है। आपको बदलते हुए वक्त के साथ जो रिक्वायरमेंट्स बदल रही हैं उनका एहतराम करना पड़ेगा, और जहां कोई जायज रिक्वायरमेंट है उसको अकोमोडेट करना पड़ेगा। ये निहायत गलत बात है कि आप बिल्कुल दीवार खड़ी कर दें कि जनाब अब इधर कोई देखेगा भी नहीं। भाई जिस बंदे को चीज चाहिए, जिस बंदा जो एंड यूजर है, वो कहता है कि मुझे पहले एहसास ही नहीं था कि इससे मुझे क्या फायदा होना है। पहले तो आपने पूछा था तो मैंने ऐसे ही मोटा मोटा बता दिया, लेकिन
अब मुझे समझ आ गई है कि ये क्या चीज आप बना रहे हैं, तो जनाब इसमें तो ये भी होना चाहिए। मिसाल के तौर पे आप एक सड़क बना रहे हैं, तो एक पूरी कम्युनिटी है वो कहती है जी हमें यहाँ पे यू टर्न बहुत दूर पड़ता है, डिजाइन तो बन चुका है, ठेका तो दिया जा चुका है, अब यू टर्न दूर पड़ता है तो मैं क्या करूं। लेकिन कई दफा आपने देखा होगा कि यू टर्न निकाले जाते हैं, एडिशनल निकाले जाते हैं, स्पेशली उनके लिए अलाउंस क्रिएट किया जाता है राइट इन द मिडिल ऑफ द प्रोजेक्ट। तो सर जी रिक्वायरमेंट्स का एहतराम तो या करना पड़ता है या वो करवा लेते हैं। बात समझ आ रही है? अगर आप खुद से प्रोएक्टिव नहीं होंगे और लोगों की रिक्वायरमेंट्स नहीं सुनेंगे और रेजिस्ट करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं से मनवा लेंगे अल्टीमेटली, और आप रोते रह जाएंगे और आपका काम ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उस वक्त तक सड़क बन चुकी होगी और अब जनाब उसमें से ये ढूंढना निकालना ये मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। लेकिन अगर आप शुरू में ही थोड़ी सा दिमाग खुला रखते और इन लोगों की बात सुन लेते और गौर करते, और अगर जायज बात थी तो ऊपर उसको पुटअप करते, तो गालिबन ये कॉन्ट्रैक्ट भी अमेंड हो जाना था, गालिबन सभी कुछ ठीक हो जाना था, और ये आपको इतना एफर्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़नी थी। प्लानिंग में ही आप चीजें एडजस्ट कर लेते। तो ये बड़ी जरूरी बात है कि हमें रिक्वायरमेंट्स के ऊपर डिटाई कायम रखने की कतन कोई जरूरत नहीं है। तो रिक्वायरमेंट्स बहुत डाइसी हैं, हैव ऑलवेज बीन अ कंसर्न। और जैसे जैसे वक्त गुजरता है ये हमें इनकी अटेंशन का एहसास होता है कि यार इनको अटेंशन देनी चाहिए, हमें पहले से सोचना चाहिए था। अक्सर जब आप लेसन लर्न को देखेंगे तो आपको इस बात का एहसास होगा कि आप कहते हैं यार वो उस वक्त उसकी बात सुन लेते हैं ना तो अब अच्छा हो जाता। As the global environment becomes more complex, organizations are starting to recognize how to use business analysis to their competitive advantage by defining, managing and controlling requirements fields. यहाँ ये देखिए कि दरअसल रिक्वायरमेंट्स से को हैंडल करना ये शोबा है बिजनेस एनालिस्ट का। लेकिन चूंकि अब प्रोजेक्ट अवार्ड हो चुका है तो प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट जो है वो आप भी देखते हैं। अगर ऐसा होता कि एक बिजनेस एनालिस्ट भी एग्जिस्ट कर रहा होता ऑर्गेनाइजेशन में पहले से, जो जिसने वो बुनियादी बिजनेस जो रिक्वायरमेंट्स गैदर की होती, एलिसिट की होती, और अब आप प्रोजेक्ट मैनेजर भी आ गए हैं और आप प्रोजेक्ट दोनों इन पैरेलल काम कर रहे हैं, याद रखिएगा ऐसी सूरत में रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट उसी का काम होता जो पहले से भी उसी का काम है। while the project is going on, द रिक्वायरमेंट्स के साथ जो कार्रवाई करनी है वो बिजनेस एनालिस्ट का काम होता, और वो आपसे कोऑर्डिनेट कर रहा होता कि ये रिक्वायरमेंट बदल रही है, इसको ऐसे एडजस्ट कर लो, ऐसे कर लो। तो फिर इसका मतलब है कोऑर्डिनेशन आपके और उसके दरमियान होती, रिक्वायरमेंट्स की हैंडलिंग उसका काम होता, प्रोजेक्ट की हैंडलिंग आपका काम होता। इस तरह से कहानी चल रही होती। लेकिन जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि दोनों रोल्स का एग्जिस्ट करना साइमल्टेनियसली कभी कभी मुमकिन नहीं भी होता। कभी कभी ऐसा होता है कि बस प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, बिजनेस एनालिस्ट कोई नहीं होता, तो फिर ये जिम्मेदारी भी प्रोजेक्ट मैनेजर को उठानी पड़ती है, एंड वाइस वर्सा। कभी कभी बिजनेस एनालिस्ट होता है, प्रोजेक्ट मैनेजर कोई नहीं होता, तो बिजनेस एनालिस्ट को प्रोजेक्ट मैनेजर का रोल, तो फिर भी रिक्वायरमेंट्स तो करनी ही करनी है। तो रिक्वायरमेंट्स को हल्का ना लें, तो ये हमेशा से कंसर्न रहा है और हमेशा रहेगा। तो इसने जनाब इसको आपने अटेंशन देनी है। जहां तक रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट की बात है, पीएमआई का जैसे मैं आपको पहले बताता रहा हूं एक प्रैक्टिस गाइड है रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट के ऊपर, जो जिसे कहते हैं ना कि डिटेल डिस्कशन अबाउट रिक्वायरमेंट्स, कैसे, क्यों, कहाँ, क्या प्रोसीजर है, तरीका है। जितनी डिस्कशन आपको यहाँ पीएमबीओके में मिलेगी वो तो चंद पैराग्राफ से ऊपर नहीं है, ये पूरी किताब है जनाब। अगर आपका इसका शुबा है, ये अंडरस्टैंड करना चाहते हैं रिक्वायरमेंट्स को, तो आपको इस पढ़ना चाहिए। जी जी मलिक साहब। सर पिछली स्लाइड जो थी उसमें जो पहला पॉइंट था वो उसका जो सेकंड पॉइंट है वो समझ में नहीं आया। सेकंड ये पॉइंट जो है वो दैट सर बेसिकली जो इससे पिछली स्लाइड आप कर सकते हो, ये आ रही है, लास्ट स्लाइड 23rd। एक मिनट में आपको मेरा ख्याल है नजर नहीं आ रही, मैं दिखाता हूँ आपको। किसकी बात कर रहे हैं आप? जी इसमें ना have continued to gain more attention in the profession, what does it mean? सर रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट की जरूरत का एहसास पहले लोगों को नहीं था, पहले लोगों को नहीं था। वो कहते हो ऐसे ठीक है या खुद ब खुद ही हो जाती है, हैंडल कर लेंगे, रिक्वायरमेंट देंगे, खैर है। इसको स्पेसिफिकली एज अ डिसिप्लिन कभी नहीं लिया गया था। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है रिक्वायरमेंट्स की सेंसिटिविटी
ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर बढ़ रही है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का प्रोफेशन हो, बिजनेस एनालिस्ट का प्रोफेशन हो, बाकायदा रिक्वायरमेंट्स को अहमियत दी जाने लगी है, इसका ये मतलब है। जी जनाब, कहाँ आपका हाथ खड़ा करेंगे या दोबारा? आपका मैंने माइक ऑफ कर दिया। हाँ जी जी जनाब। जी सर, इट्स फाइन, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मोस्ट वेलकम। अच्छा जी, तो ये मैंने आपको बताया जी, रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट की प्रैक्टिस गाइड है, इसको स्टडी कर लीजिए, अच्छी चीज है, मतलब आपके पर्सनल उसके लिए, पीएमपी के एग्जाम के लिए नहीं। देखिए ये नॉलेज की बातें हैं, ये तो आप अगर अपना नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं, अपनी कैपेबिलिटी कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हैं, तो दीज थिंग्स आर समथिंग यू शुड लर्न। अच्छा, मैंने आपसे पहले भी जिक्र करता आया हूं, मैं लाजिम बात है कि इन सारी चीजों की बहुत ज्यादा तफसील में तो नहीं जा सकूंगा। आप एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर डाटा गैदर करते हैं, जबकि बिजनेस एनालिस्ट डाटा गैदर नहीं करता बल्कि डाटा एलिसिट करता है, क्योंकि जो बिजनेस एनालिस्ट है उसका ज्यादा गहरा रोल है रिक्वायरमेंट्स के हवाले से। आप प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, आपको रिक्वायरमेंट्स दी गई, आपने तो सिर्फ कंफर्म करनी है। तो गैदरिंग का मतलब ये होता है कि आप अगले बंदे को पूछते हैं, उसके पास वो चीज पड़ी हुई है, वो आपको दे देता है, आप जाके उसे उठा के ले आते हैं, दैट इज गैदरिंग। लेकिन किसी हद तक आपको एलिसिट भी करना पड़ता है कभी कभी, लेकिन एलिसिटिंग का ज्यादा काम उसको का जाता है जब इनिशियली रिक्वायरमेंट्स उठाई जा रही हो, जब बिजनेस एनालिस्ट रिक्वायरमेंट्स उठाता है। एलिसिटिंग का मतलब है कि ऐसी रिक्वायरमेंट्स जो स्टेक होल्डर जानता भी नहीं है कि रिक्वायरमेंट है, उसको पता भी नहीं है कि रिक्वायरमेंट है, उससे वो उगलवाना, दिस इज कॉल्ड एलिसिटिंग। एक तरह से ये साइकोलॉजी है, एक तरह से ये माइंड रीडिंग है, एक तरह से ये फैसिलिटेशन है। आप उस बंदे को इस तरह से डील करते हैं, इस तरह की सिचुएशन या स्टोरी टेलिंग करके ऐसी पेंट करते हैं उसके सामने सिचुएशन, जिससे उसको इस बात का एहसास होता है, ओहो ये भी तो रिक्वायरमेंट है। तो जो छुपी और ढकी हुई रिक्वायरमेंट्स हैं, जिसका उसको एहसास भी नहीं होता, वो भी हम उसे उगलवाते हैं, दिस इज कॉल्ड एलिसिटिंग। और फिर वो सब कुछ जो आप एलिसिट करते हैं उसको डॉक्यूमेंट किया जाता है, फिर स्टेक होल्डर को वो बकायदा डॉक्यूमेंट बना के दिखाया जाता है, उसको उसके साथ उनको रिव्यू किया जाता है, और कॉन्टिन्यूसली हम उसको दिखाते रहते हैं कि ये रिक्वायरमेंट्स पहले ये थी, फिर बदल के ऐसे हो गई, फिर ऐसे हो गई, मतलब उसको कंप्लीटली ट्रांसपेरेंटली इन टच रखा जाता है। सो दिस टेक्स प्लेस विद इन दी प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट प्रोसेस। ट्रेंड्स एंड इमर्जिंग प्रैक्टिसेस जो हैं स्कोप मैनेजमेंट के हवाले से, दे इंक्लूड बट आर नॉट लिमिटेड टू फोकस ऑन कोलैबोरेटिंग विद बिजनेस एनालिसिस प्रोफेशनल। ये मैंने आपसे पहले भी कहा कि बिजनेस एनालिसिस का अगर बीए एग्जिस्ट करता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसका और प्रोजेक्ट मैनेजर का बहुत गहरा रिश्ता है, क्योंकि रिक्वायरमेंट से रिलेटेड जो आपका बड़ा गाइड है, या फॉर दैट मैटर जो रिस्पॉन्सिबल है रिक्वायरमेंट्स का, वो बिजनेस एनालिस्ट है। अगर वो नहीं एग्जिस्ट करता, फिर उसका काम भी आपको ये करना पड़ेगा, ये वाला काम, उसका जो रिवीजन करने वाला काम है इन रिक्वायरमेंट्स का, आपको करना पड़ेगा एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर। सो क्या क्या चीजें हैं जी? वो कहता है जी, डिटरमिन प्रॉब्लम एंड आइडेंटिफाई बिजनेस नीड्स। शुरू से बात कर रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या मसला था जिसको दूर करने के लिए एक बिजनेस नीड राइज हुई, उस बिजनेस नीड को आपने रियलाइज किया, आइडेंटिफाई किया, फिर आइडेंटिफाई एंड रिकमेंड वायबल सॉल्यूशन, उस मसले का हल आपने ढूंढने के लिए एक वायबल सॉल्यूशन दिया फॉर मीटिंग दोज नीड्स। उसके बाद आप गए, आपने एलिसिट की इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट की, मैनेज की स्टेक होल्डर रिक्वायरमेंट इन ऑर्डर टू मीट द बिजनेस एंड प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव। मतलब वो जो बिजनेस नीड थी उसकी सेटिस्फेक्शन के लिए आपने बिजनेस और प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स एस्टेब्लिश किए। फैसिलिटेट द सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोडक्ट सर्विसेज एंड एंड रिजल्ट ऑफ द प्रोग्राम प्रोजेक्ट। अब यहां तक का काम तो वो कर गया, अब आ गया प्रोजेक्ट मैनेजर का काम, उसको प्रोजेक्ट का कैप्सूल बना के दे दिया प्रोजेक्ट मैनेजर को कि ये करो। अब प्रोजेक्ट मैनेजर की अपनी दुनिया शुरू होने लगी है, वो अपनी पूरी कार्रवाई करेगा और अल्टीमेटली वो डिलीवर होगी चीज जाके एंड यूजर को। अब हुआ क्या कि बिजनेस एनालिस्ट अभी भी इन्वॉल्व है, बिजनेस एनालिस्ट एलिसिटेशन में भी इन्वॉल्व है और प्रोजेक्ट के होने में भी इन्वॉल्व है, प्रोजेक्ट की डिलीवरी में भी इन्वॉल्व है। जब प्रोजेक्ट डिलीवर हो जाएगा और प्रोजेक्ट मैनेजर घर चला जाएगा, प्रोजेक्ट मैनेजर बंद हो जाएगा, प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, इवन बिजनेस एनालिस्ट तब भी एग्जिस्ट करेगा और वो उसको घर तक पहुंचा के आएगा अपने कस्टमर को, मतलब उसके बेनिफिट्स रियलाइज करके आएगा।
तो कहने का मकसद है कि बिजनेस एनालिस्ट का रोल प्रोजेक्ट के शुरू होने से बहुत पहले शुरू हो चुका होता है और प्रोजेक्ट के खत्म होने के बहुत बाद तक जारी रहता है। लेकिन कुछ अरसा प्रोजेक्ट की लाइफ जो है वो इंटरसेक्ट करती है बिजनेस एनालिस्ट की लाइफ के साथ, एंड ड्यूरिंग दैट पीरियड these two roles must be working together if they are two separate people, and if not then maybe they have to do each other's role. अगर खाली बिजनेस एनालिस्ट है और प्रोजेक्ट मैनेजर कोई नहीं है तो बिजनेस एनालिस्ट को प्रोजेक्ट मैनेजर बनना पड़ेगा। अगर खाली प्रोजेक्ट मैनेजर है, बिजनेस एनालिस्ट कोई नहीं है, तो प्रोजेक्ट मैनेजर को बिजनेस एनालिस्ट के ये सारे काम करने पड़ेंगे। The process ends with the requirements closure, which transitions the product, service, or result to the recipient in order to measure, monitor, realize, and sustain benefits over time. तो बिजनेस एनालिस्ट ओवर टाइम तक रहेगा, जबकि प्रोजेक्ट मैनेजर क्लोजर पे निकल जाएगा। बात समझ आई ना? तो ये वो चीज थी जिसका यहाँ पे मैं कर रहा था। तो यहाँ पे फिर यही बात उसने, इसी को जो मैं पहले आपसे बातें कर चुका हूँ उसी को एम्फसाइज किया है। रोल विद रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंडक्ट बिजनेस एनालिसिस शुड बी असाइन टू रिसोर्सेज विद सफिशिएंट बिजनेस एनालिसिस स्किल्स एंड एक्सपर्टीज। अगर बिजनेस एनालिसिस का काम किसी तजर्बाकार आदमी को दिया जाए जो बिजनेस एनालिसिस जानता हो। बिजनेस एनालिसिस असाइन टू अ प्रोजेक्ट, रिक्वायरमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज आर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट रोल। समझ लीजिए, अगर बिजनेस एनालिसिस असाइंड है तो रिक्वायरमेंट से रिलेटेड सारे काम उसको करने हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर को नहीं करने। प्रोजेक्ट मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट रिक्वायरमेंट रिलेटेड वर्क इज अकाउंटेड फॉर इन द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान। मतलब वो जो भी रिक्वायरमेंट का काम है उसके मुताबिक काम हो रहा है, एंड दैट रिक्वायरमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज आर परफॉर्म इन टाइम एंड विद इन द बजट एंड डिलीवर वैल्यू। ये है प्रोजेक्ट मैनेजर का काम कि वो अपना काम तक पाया तकमील तक पहुंचाए। रिक्वायरमेंट्स को बिजनेस एनालिस्ट देखेगा अगर वो अलग से एग्जिस्ट करता है। बहुत बिग क्वेश्चन इज कि क्या वाकई आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एक अलग से बिजनेस एनालिस्ट एग्जिस्ट करता है? अगर नहीं करता तो फिर ये जिम्मेदारी आप किसी और पे नहीं डाल सकते, ये आपको लेनी पड़ेगी। द रिलेशनशिप बिटवीन प्रोजेक्ट मैनेजर एंड अ बिजनेस एनालिस्ट शुड बी अ कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप। इनके दरमियान कोई वो झगड़ा नहीं होना चाहिए। दे आर नॉट ओपोनेंट्स, दे आर पार्ट ऑफ द सेम टीम। तो इनके दरमियान कोई वो रस्सा खिंचाई और ये वाला कोई दुश्मनी वाला सीन पार्ट नहीं होना चाहिए। They must work together. A project will have a higher likelihood of being successful if project managers and business analysts fully understand each other's role and responsibilities to successfully achieve project objective. मतलब एक दूसरे के ऊपर ना जिम्मेदारियां फेंकें, वो ना फिंगर पॉइंटिंग, मेरा तो काम नहीं है उसका काम था, वो कहे नहीं मेरा तो काम नहीं इसका काम था। ये ड्रामा नहीं होना चाहिए। दे शुड क्लियरली अंडरस्टैंड कि किसकी क्या जिम्मेदारी है और वो अपना अपना काम करें और मकसद प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना होना चाहिए। फिर आ जाती है जी टेलरिंग कंसिडरेशन। बिकॉज ईच ऑफ द प्रोजेक्ट इज यूनिक, द प्रोजेक्ट मैनेजर विल नीड टू टेलर द वे प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट प्रोसेसेस आर अप्लाइड। Considerations for tailoring include, but not limited to, knowledge and requirement management, validation and control, development approaches, stability of requirements and governance. इसको एक एक करके देख लेते हैं। नॉलेज एंड रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट का मतलब है, नॉलेज मैनेजमेंट तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं ना, आपको थोड़ा अंदाजा होगा। डज द ऑर्गेनाइजेशन हैव फॉर्मल और इनफॉर्मल नॉलेज एंड रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम एग्जिस्टिंग? ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है? नॉलेज मैनेजमेंट का कोई आर्काइव है, कोई रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट? मतलब जरूरी नहीं है कि इस प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट, पुराने जो काम है सारे जो होते रहे हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स का मैनेज करने का कोई सिस्टम तो बना हुआ होगा ना। अगर बना हुआ है तो वही हम अप्लाई करेंगे। What guidelines should the project manager establish for requirements to be reused in the future? अब इन रिक्वायरमेंट्स को जो हमने इस प्रोजेक्ट में फाइंड किए हैं, आइंदा के लिए हम क्या छोड़ के जा रहे हैं, क्या सबक छोड़ के जा रहे हैं कि कैसे इसको रीयूज किया जा सकता है। फिर वैलिडेशन एंड कंट्रोल है। डज द ऑर्गेनाइजेशन हैव एग्जिस्टिंग फॉर्मल और इनफॉर्मल वैलिडेशन एंड कंट्रोल रिलेटेड पॉलिसीज, प्रोसीजर्स एंड गाइडलाइंस? याद कीजिए, वैलिडेशन है यूजर एक्सेप्टेंस। यूजर एक्सेप्टेंस का कोई प्रोसीजर है बना हुआ ऑर्गेनाइजेशन में? अक्सर ऑर्गेनाइजेशन में बना होता है। यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग कैसे होगी, यूजर एक्सेप्टेंस के प्रोसीजर्स क्या हैं, तो वो किसी भी प्रोजेक्ट पे अप्लाई हो सकते हैं। दिस वुड बी द पार्ट ऑफ गवर्नेंस। ये गवर्नेंस का पार्ट होगा जो प्रोजेक्ट में हम अडॉप्ट कर पाएंगे। तो वैलिडेशन और कंट्रोल का मैकेनिज्म होना चाहिए। फिर डेवलपमेंटल अप्रोचेस हैं कि जिसके अंदर डज द ऑर्गेनाइजेशन यूज एजाइल अप्रोच इन मैनेजिंग प्रोजेक्ट्स, या कौन सा तरीका डेवलप करने का इस्तेमाल हो रहा है, एजाइल है, वाटरफॉल है, क्या है? इज द डेवलपमेंट अप्रोच आइटरेटिव और इंक्रीमेंटल? इज अ प्रेडिक्टिव अप्रोच यूज्ड, या कोई हाइब्रिड तरीका इस्तेमाल किया जा रहा है? मतलब दिस इज अ वेरी कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट, बट यू हैव टू एस्टैब्लिश कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में क्या चीज एग्जैक्टली कैसे
कौन सी डेवलपमेंट अप्रोच इस्तेमाल हो रही है और कैसे हो रही है। दिस कुड बी अ कंप्लीट हाइब्रिड टाइप की चीज भी हो सकती है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना। स्टेबिलिटी ऑफ रिक्वायरमेंट्स, आर देयर एरियाज ऑफ द प्रोजेक्ट विद अनस्टेबल रिक्वायरमेंट्स। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो रिक्वायरमेंट्स आपको दी जा रही हैं, अगर तो जैसे हमने कहा ना कि सारा स्कोप क्लियर है, वाजे रिक्वायरमेंट्स हैं, तो लाजमी बात है वाटरफॉल चला सकते हैं ना। जब स्कोप के ज्यादा तब्दील होने के चांसेस ना हो तो हम ट्रेडिशनल तरीके से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट तसल्ली से कर सकते हैं। यही वजह है कि कंस्ट्रक्शन वगैरह के प्रोजेक्ट में ज्यादातर रिक्वायरमेंट्स पहले ही क्लियर होती हैं, चेंजेस बहुत थोड़ी बहुत ही होती हैं। इस सूरत में हम उसको ट्रेडिशनल तरीके से काम करना पसंद करते हैं। लेकिन अगर सॉफ्टवेयर की तरह रिक्वायरमेंट्स रोज बरोज तब्दील होने वाली हों तो स्टेबिलिटी ऑफ स्कोप नहीं होगा, एंड देयरफॉर हमें फिर आइटरेटिव पे या हाइब्रिड पे या एजाइल वगैरह पे जाने की जरूरत पड़ सकती है। तो ये आपने डिसाइड करना है कि हमने किस तरह से करना है। लेकिन मैंने अभी जो आपको एक एग्जांपल दी थी कि कंस्ट्रक्शन में एजाइल की, वो मैं इसलिए दी थी कि जो फ्यूचर आ रहा है उसमें इस तरह के सिनेरियोज हमारे सामने होंगे। तब ये नहीं होगा कि जिससे ये बिल्डिंग एक साल में बन जाएगी, वो आपको हुक्म मिलेगा ये कल ये बिल्डिंग इधर नजर आनी चाहिए, क्या करेंगे आप इनकार तो नहीं करेंगे। लाजमी बात है कि एडवांसमेंट भी हो रही है, नई टेक्निक्स भी आ रही हैं, तो चीजें थिंग्स आर बिकमिंग पॉसिबल। ठीक है, आपको पता है कि वो जो मैं आपको कंस्ट्रक्शन की चाइना वाली की एग्जांपल दे रहा था, उसके अंदर जो जो बिल्डिंग बनाते हैं उसके अंदर पूरे पूरे जो क्या कहते हैं यूनिट्स या स्वीट्स या जो क्या कहते हैं फ्लैट, वो वर्किंग फंक्शनल फ्लैट जो है, लोग उसमें आबाद, सामान लगा हुआ, बिजली पानी लगी हुई, एज सच वो पूरे का पूरा फ्लैट क्रेन उठाती है और जिग्सा पजल की तरह उसके अंदर स्लाइड इन कर देती है और वहां पे वो फिट हो जाता है जाके। मतलब बिल्डिंग में जहां से पानी आना है, इसका पानी का इनपुट जो है वो उसके साथ स्क्रू हो जाता है, बिजली वाला बिजली के साथ स्क्रू हो जाता है, हर चीज 1 मिनट के अंदर वो सब चीजें एज सुन एज उसको उसकी स्लॉट में फिट करते हैं। थोड़ी देर बाद उसके अंदर बिजली पानी सब कुछ चल रहा होता है, और ये भी बिल्कुल मुमकिन है कि जब उसको क्रेन से उठा के उसके अंदर रखें, उसके अंदर बंदे भी अवेलेबल हो, लोग उसके अंदर रह भी रहे हो, अल्टरनेटिव अरेंजमेंट आपने दिया हो उनके उस टाइम के लिए। मतलब मैं सिर्फ एक एक्सट्रीम पे जाने की बात कर रहा हूँ, जरूरी तो नहीं है कि ऐसा किया जाए, लेकिन ऐसा भी मुमकिन है कि वो आबाद फ्लैट हो जिसको हम उस बिल्डिंग के अंदर डाल रहे हो, और इस तरह से नामालूम कितने फ्लैट्स वो एक रात में फिट करेगा, और पता चले कि एक आध दिन में 2 दिन में इतनी बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जो है वो खड़ी हो गई है और वो चल भी रही है, फंक्शनल है, ऑलरेडी फंक्शनल है, मतलब उसको टाइम का कोई वेस्टेज नहीं है। तो स्टेबिलिटी होनी चाहिए। और फिर गवर्नेंस है, डज द ऑर्गेनाइजेशन हैव फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑडिट एंड गवर्नेंस पॉलिसीज, प्रोसीजर्स और गाइडलाइंस। कंसिडरेशन फॉर एजाइल आखिरी हमारा टॉपिक है इसके जो जनरल टॉपिक्स के अंदर। एजाइल की हम पहले भी काफी सारी बातें करते रहे और पिछले टॉपिक में भी की हैं। इन प्रोजेक्ट्स विद इवॉल्विंग रिक्वायरमेंट, जहां पे स्कोप बहुत तब्दील होता रहता है, यही बात मैंने पहले भी कही, जहां रिस्क ज्यादा हो और सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी हो, स्कोप इज ऑफन नॉट अंडरस्टूड एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट और इट इवॉल्व्स ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट जब चल पड़ता है तो फिर वो स्कोप बदलता रहता है। Agile methods deliberately spend less time trying to define and agree on scope in the early stages of the project. वो ज्यादा वक्त नहीं जाया करते, मोटा मोटा स्कोप उठा लेते हैं, ज्यादा वक्त नहीं जाया करते हैं, स्पेंड मोर टाइम एस्टेब्लिशिंग द प्रोसेस फॉर इट्स ऑनगोइंग डिस्कवरी एंड रिफाइनमेंट। Many environments with emerging requirements, many environments with emerging requirements find that there is often a gap between the real business requirement and the business requirements that were originally stated. ये वो पॉइंट है जो मैं आप लोगों को शुरू से समझा रहा हूं कि भाई जो आपने बिजनेस केस में रिक्वायरमेंट्स उठाई थी वो रियल टाइम रियल लाइफ रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक है या नहीं है। क्या पता एक ड्राइंग रूम में बैठ के एक बंदे ने सोच लिया और उसने लिख दिया और वो डॉक्यूमेंट अप्रूव हो गया, दिस इज स्टुपिडिटी। हमें रियल लाइफ में उन चीजों को क्रॉस चेक करने की जरूरत है। जब रियल लाइफ से आपका वास्ता पड़ता है, रियल बिजनेस रिक्वायरमेंट्स आती हैं, तो पता चलता है कि जनाब वो तो बिल्कुल ही अलाइन नहीं है हमारे साथ, तो इसको चेक करने की जरूरत है। यही वजह है कि हम यहाँ पे डाटा गैदरिंग करते हैं प्रोजेक्ट के अंदर, ताकि हम उनको रिकन्फर्म कर सके कि जो रिक्वायरमेंट्स हमें दी गई हैं वो वाकई ट्रू हैं या नहीं है, या आर दे स्टिल वैलिड। Therefore, agile methods purposefully build a review prototype and release versions in order to refine the requirement. मतलब ये क्या, ये प्रोटोटाइपिंग करते हैं, बड़े मजे का काम है
कि वो कहते हैं कि अच्छा जी जो आपने बात रिक्वायरमेंट दी है इससे हमें ये समझ आई है, इससे कुछ इस तरह का इमेज बनता है, इज इट व्हाट यू वांट। आप सॉफ्टवेयर में देखिए, ये बड़ा, आप एक सॉफ्टवेयर डेवलप करवाना चाहते हैं, एक वेब एप्लीकेशन डेवलप करा रहे हैं कोई ऐसी चीज, तो वो कहता है जी वो स्क्रीन ऐसी हो, उसके ऊपर ये ऐसे करके नजर आ रहा हो, तो आप उसके जो स्क्रीन एस्थेटिक्स हैं वो देख लेते हैं कि यार इसको क्या क्या चाहिए। आप उसकी एक डमी स्क्रीन बनाते हैं कि यहाँ ये बटन हो, यहाँ बटन हो, यहाँ ये चीज हो, इस तरह स्क्रीन लुक लाइक करेगी, तो इसको कहते हैं मॉकअप। वो बेसिकली फंक्शनल स्क्रीन नहीं होती, बट इट लुक्स फंक्शनल। उसके बटन शटन के ऊपर आप क्लिक करें तो होता कुछ नहीं है, लेकिन आप उसको ये मॉकअप दिखाते हैं कि जनाब इज इट व्हाट यू वांट। वो कहेगा नहीं यार इस बटन को जरा इधर कर दो, इसको उधर कर दो, बीच में ये भी डाल दो, ये निकाल दो, आप वो करके उसे दिखा देते हैं। जब वो मॉकअप अप्रूव करता है फिर आप उसका अगला अगला वर्जन रिलीज करते हैं, आप उसके पीछे की फंक्शनैलिटी उसमें थोड़ी सी डालते हैं और कहेंगे अच्छा ये बटन दबाए तो क्या वाकई इधर जाना चाहिए कि उधर जाना चाहिए, तो वो कंफर्म कर देता है। फिर इस तरह एक एक करके आप अपनी रिक्वायरमेंट बढ़ाते जाते हैं और सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर देते हैं। As a result, scope is defined and redefined throughout the life of the project। और agile approaches के अंदर requirements constitute the backlog। जितनी भी requirements थी वो सबको आप एक बैकलॉग में रखा होता है। आप वो सबसे पहले और सबसे ज्यादा वैल्यू का काम आप पहले करते हैं और वैल्यू उसकी डिलीवर करते हैं। मैंने स्क्रीन एग्री करा ली ना, तो स्क्रीन डिलीवर होगी, अब उसको स्क्रीन यही मिलेगी, स्क्रीन नहीं चेंज होगी, लेकिन उसके पीछे की फंक्शनिंग अभी मैंने करनी है, वो चेंज हो सकती है। इस तरह हर आइटरेशन में वो चीजें डेवलप होती चली जाती हैं। ये जनाब यहां तक तो हमने जो जनरल डिस्कशन थी वो कंप्लीट कर ली। वैसे भी 5:15 बज गए हैं, अगर कोई क्विक क्वेश्चन है तो आप कर लें, नहीं तो फिर नमाज की ब्रेक कर लेंगे। ये एनी क्वेश्चंस प्लीज रेज हैंड। आप नमाज की ब्रेक कर लें, मैं उसके बाद दोबारा पूछ लूंगा। सो लेट्स हैव ब्रेक फॉर 10 मिनट्स। अभी 5:15 हुए हैं और हम 25 के ऊपर इंशाल्लाह शुरू करेंगे सेशन। चलें जी, टेक केयर। जी वी आर बैक आफ्टर द ब्रेक। ये नीचे वाले ही हाथ खड़े हो रहे हैं, ऊपर से चौधरी लियाकत साहब आए हैं। अहमद नईम किधर हैं आप? अनवर जमील, फैसल फहीम, हुमैरा, जावेद, बशारत, मलिक अली खोकर, चले बशारत साहब हैं, मिनाम, मोहम्मद असगर, मोहम्मद नासिर, मोहम्मद यूनस, नफीस, मोहम्मद नासिर हैं। चलें ठीक है जी, काफी लोग तो हैं लेकिन जो नहीं है होपफुली वो भी जल्दी से ज्वाइन कर लेंगे। अच्छा जी, ब्रेक से पहले जो हम बात कर रहे थे जी, उमर आजाद कुछ कहना चाह रहे हैं? उमर आजाद या वैसे हाथ खड़ा किया आपने? सर वो बताने के लिए कि वापस आ गए, बस ओके, वो लोअर किया था। जी जी, ठीक ठीक ठीक। थैंक यू। अच्छा जी, मैं ये कह रहा था कि अभी तक जो हमने बातचीत की, मुख्तसर जो हमने वो 4-5 टॉपिक्स डिस्कस किए, ओवरव्यू था उसमें, ट्रेंड्स थे उसमें, सब कुछ जो 4-5 हेडिंग्स हमने डिस्कस की हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी और वो बड़ा अच्छा बेस है। लेकिन असल कहानी अब शुरू होने लगी है, मगर उसके अंदर जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे उनके अंदर कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो अभी भी आप पूछ सकते हैं, ताकि हम आगे जाने से पहले एक दफा उसको डिस्कस कर लें। ओके जी, इफ देयर इज नथिंग तो मैं आगे चलता हूं। हमारे पास कितने प्रोसेस हैं जी? 6। इन 6 प्रोसेस को हम डिस्कस करेंगे जी। एक मिनट, नासिर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं जी? नासिर साहब अस्सलाम वालेकुम सर। जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, आपने कहा कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस एनालिस्ट नहीं है तो प्रोजेक्ट मैनेजर को ही वो जिम्मेदारी तफवीज की जाएगी। जी जी, मतलब एट लीस्ट फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। अच्छा सर, उसके लिए तो स्पेशलाइज्ड स्किल सेट चाहिए ना? तो उसका स्किल क्या सेट, वो उस काबिल होगा या तो फिर? जी जी। उसको उस काबिल बनाए ना सर, उसको ट्रेनिंग दें। नहीं, बिजनेस, मकसद फिर तो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे सब चीज आ जाएगी ना। जी जी, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। या वो ऑर्गेनाइजेशन अगर अलग से बिजनेस एनालिस्ट हायर नहीं करना चाहती तो प्रोजेक्ट मैनेजर को इस काबिल बना देना कि वो वाला काम भी कर सके। ठीक हो गया। या थैंक यू। बहुत वेलकम जी। और कोई?
अच्छा जी, तो आगे हम चल रहे थे। प्लान स्कोप मैनेजमेंट आपका पहला वाला प्रोसेस है, और आपको याद होगा कि पहला प्रोसेस होता है प्लानिंग के अंदर किसी भी नॉलेज एरिया का, वहां मैनेजमेंट प्लान बनता है। तो यहाँ चूंकि ये स्कोप का प्लान स्कोप मैनेजमेंट है, तो यहाँ स्कोप का मैनेजमेंट प्लान बनेगा। प्लान स्कोप मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ स्कोप मैनेजमेंट प्लान। और ना सिर्फ स्कोप मैनेजमेंट प्लान, बल्कि क्योंकि ये यहाँ स्कोप से पहले रिक्वायरमेंट्स भी होनी चाहिए, तो रिक्वायरमेंट्स का भी मैनेजमेंट प्लान, दोनों मैनेजमेंट प्लान यहाँ बनते हैं। तो जो स्कोप वाला मैनेजमेंट प्लान है वो डॉक्यूमेंट करता है हाउ द प्रोजेक्ट एंड प्रोडक्ट स्कोप विल बी डिफाइंड, वैलिडेटेड एंड कंट्रोल। मगर इससे पेशतर आपको रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट प्लान भी चाहिए होता है। उसकी मैं भी आपको दिखाता हूँ, रिक्वायरमेंट्स की भी। बेनिफिट इसका स्कोप मैनेजमेंट प्लान का provides guidance and direction on how the scope will be managed throughout the project, भले वो प्रोडक्ट का हो या प्रोजेक्ट का हो। तो ये प्रोसेस जो है वैसे तो एक दफा परफॉर्म होती है, लेकिन अगर आपका फेजेस हैं तो हर फेज में भी ये प्रोसेस रिवाइज होगी। तो इसके जो इनपुट्स और टूल्स एंड टेक्निक्स हैं वो आपके सामने मैं लेके आता हूं। आपको मैंने पहले बताया था कि कोई भी जब मैनेजमेंट प्लान बनता है, मतलब प्लान स्कोप मैनेजमेंट प्लान, स्केड्यूल मैनेजमेंट प्लान, क्रॉस मैनेजमेंट, कोई भी पहला प्रोसेस हमेशा यही होगा हर नॉलेज एरिया का। प्लानिंग के अंदर हर नॉलेज एरिया का पहला प्रोसेस इसी तरह से होगा, प्लान स्कोप मैनेजमेंट प्लान, स्केड्यूल मैनेजमेंट प्लान, कॉस्ट मैनेजमेंट। और नतीजे में क्या निकलेगा? स्केड्यूल मैनेजमेंट प्लान, कॉस्ट मैनेजमेंट प्लान, स्कोप मैनेजमेंट प्लान, इस तरह की चीजें निकलेंगी। तो मतलब हर मैनेजमेंट प्लान को बनाने के लिए चार्टर लाजमी रिक्वायर्ड है, एंटरप्राइज एनवायरमेंटल फैक्टर रिक्वायर्ड है, ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस एसेट रिक्वायर्ड है। और यहां पर क्योंकि हम स्कोप बना रहे हैं और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान पहले बनना शुरू हो चुका है, तो वो जिस हालत में भी है वो मुझे चाहिए इनपुट में। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान तो कोई नई चीज नहीं है, यहाँ पे हमें पहले से ही पता था ये चारों चीजें यहाँ होनी चाहिए। फिर स्कोप मैनेजमेंट प्लान के लिए हमें कौन कौन सी चीजें मददगार साबित हो सकती हैं, हमें क्या क्या चाहिए। क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान, जो कि अगर अभी नहीं बना तो लाजमी बात है जब बनेगा तो हम उसे यूज कर पाएंगे, अभी नहीं बना, लेकिन वो हमारे लिए यूजफुल हो सकता है स्कोप में। क्योंकि क्योंकि मैं आपको ये इस वजह से बता दूं कि जो रिक्वायरमेंट गैदरिंग हो रही है स्कोप के अंदर, क्वालिटी का भी जो रिक्वायरमेंट्स होंगी दे विल बी कलेक्टेड इन स्कोप। इसलिए क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो तो पता होने चाहिए ना स्कोप को, तो क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान इसलिए रिक्वायर्ड है। फिर लाइफ साइकिल का क्या डिस्क्रिप्शन है, वो गवर्नेंस क्या कह रही है, हमारे अंदर के क्या हालात हैं। तो क्योंकि यहाँ पे उसने ये डिसाइड करना है कि जब स्कोप स्टेटमेंट बनाएगा तो कौन सी लाइफ साइकिल कैसे डिसाइड होनी है। तो लाइफ साइकिल की जो भी कोई हमने डिस्क्रिप्शन पहले से बना रखी है या अप्रोच कर रखी है या डेवलपमेंट अप्रोच है, वो हमें चाहिए होंगी फॉर डेवलपिंग द स्कोप मैनेजमेंट प्लान। बिकॉज स्कोप मैनेजमेंट प्लान विल डिफाइन कि फिर रिक्वायरमेंट कैसे गैदर करनी है, फिर स्कोप स्टेटमेंट कैसे बनानी है, फिर WBS कैसे बनाना है, इस सारे कामों में इसकी मदद शामिल होगी। बड़ा सिंपल है जी, इनपुट भी बड़े सिंपल हैं, आउटपुट भी बड़े सिंपल हैं। स्कोप मैनेजमेंट प्लान और रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान बनेगा। लाजमी बात है कि ट्रेडिशनली तो एक ही मैनेजमेंट प्लान बनता होता है सारे नॉलेज एरिया से, लेकिन ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्कोप में एक नहीं दो मैनेजमेंट प्लान है। स्कोप का तो है ही है, लेकिन एक रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान भी है, क्योंकि रिक्वायरमेंट्स एक अलग शोबा है। जो बिजनेस एनालिस्ट का हमने कहा कि उसका काम है, ये उसका अलग शोबा है और रिक्वायरमेंट्स को मैनेज करने का तरीका भी डिफरेंट है। तो रिक्वायरमेंट्स मैनेज करने का प्लान अलग होगा और स्कोप मैनेजमेंट करने का प्लान अलग होगा। इन दोनों में से अगर कोई पूछे कि ज्यादा बड़ा ओवरराइडिंग प्लान कौन सा है, तो स्कोप मैनेजमेंट प्लान इज द बिगर प्लान। खैर, टूल्स में अगर आप देखें तो कोई नई चीज आपको नहीं नजर आएगी। एक्सपर्ट जजमेंट हम पहले से ही जानते हैं कि हर जगह जगह इस्तेमाल होती है। डाटा एनालिसिस भी हम पहले बहुत सारा इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन कहीं पे कुछ और टूल्स दिखाए गए थे, कहीं कुछ और टूल्स दिखाए गए थे। यहाँ पे हम ज्यादा कंसर्न है अल्टरनेटिव एनालिसिस से, मतलब कि हमारे पास क्या क्या अप्रोचेज हैं इस चीज को बनाने के लिए, स्कोप को पूरा करने के लिए। तो उन अल्टरनेटिव अप्रोचेज को कैसे सिलेक्ट किया जाएगा, उसकी गाइडेंस ही प्रोवाइड करनी है ना स्कोप मैनेजमेंट प्लान में, तो वो हम करेंगे। और इसी तरह मीटिंग्स के बारे में, मीटिंग्स होंगी और उससे हम डिसाइड करेंगे इसको। तो ये तो बड़ा सिंपल है, आफ्टर हैविंग स्टडीड इंटीग्रेशन और ये सब कुछ, तो ये वाला प्रोसेस तो कोई इतना डिफिकल्ट है ही नहीं। तो इसके इनपुट्स और आउटपुट्स भी डैम क्लियर हैं, इसमें कोई इतनी शकूक व शुबात की जरूरत नहीं है। जो बातें आपको अभी मैंने दिखाई और बताई हैं वही यहाँ पे आपको
नजर आ रही हैं, क्या आ रहा है क्या जा रहा है, इनपुट्स एंड आउटपुट्स एग्जैक्टली मैच जो हमने अभी पिछली स्लाइड में देखा। स्कोप मैनेजमेंट प्लान लाजमी बात है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान का एक हिस्सा है और ये डिस्क्राइब करता है कि स्कोप को कैसे डिफाइन किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा और मॉनिटर किया जाएगा और फिर बाद में कंट्रोल और वैलिडेट किया जाएगा। Development of the scope management plan and detailing of the project scope begins with the analysis of information contained in the project charter. Project charter में भी स्कोप दिया हुआ था लेकिन वो उतना मुफस्सिल नहीं था जितना हमें अब चाहिए, बल्कि यूं कहें तो गलत नहीं होगा कि इवन द बिजनेस केस हैड अ स्कोप। जितने भी डॉक्यूमेंट इससे पेशतर बन चुके हैं, बिजनेस नीड, बिजनेस केस, फिजिबिलिटी, प्रोजेक्ट चार्टर या वट एवर हैज बीन डेवलप्ड, everything had a scope in it, but they were high level scope. This is the first time we are going to develop a detailed scope for the project. So we will definitely take help of whatever we have got. So charter will definitely be used as an input और उसमें दिया हुआ स्कोप जो है उसको हम फर्दर एक्सपैंड करेंगे यहाँ पर। तो इसी तरह से वो सब चीजें इसके अंदर आ जाएंगी जी। तो ये वो 4 इनपुट्स थे आपके, चार्टर, प्रोजेक्ट प्लान, एनवायरमेंटल फैक्टर्स और ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस एसेट्स। आई होप देयर इज नो, इसमें कोई शक व शुबात नहीं होने चाहिए। चार्टर क्या है, फिर जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान में जो चीजें आपको यूजफुल होनी है ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान का क्या रोल है, लाइफ साइकिल का, डेवलपमेंट अप्रोचेस का। इनकी ये थोड़ी छोटी डिस्क्रिप्शन भी लिखी हुई है। एंटरप्राइज एनवायरमेंटल फैक्टर्स में जो चीजें हमें स्कोप बनाने के लिए यूजफुल हो सकती हैं, एक तो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर, वो डिक्टेट करेगा हमारा स्कोप बनाने का तरीका। इंफ्रास्ट्रक्चर आपका किस तरह का है, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, लोगों का कैसे हिसाब किताब करते हैं, मार्केटिंग कंडीशंस, ये सब चीजें आपके एंटरप्राइज एनवायरमेंटल फैक्टर्स में से आपके स्कोप स्टेटमेंट बनाने, स्कोप मैनेजमेंट प्लान बनाने के प्रोसेस में मददगार साबित हो सकती हैं। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस एसेट्स में से जो आपकी इससे रेलेवेंट पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स हैं या एनी हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन और लेसन लर्न्ड रिपोजिटरीज हैं, वो आप उनको आपके लिए मुफीद साबित होंगी। टूल्स में हम एक्सपर्ट जजमेंट, डाटा एनालिसिस और मीटिंग इस्तेमाल कर रहे हैं। एक्सपर्ट जजमेंट में हमें प्रीवियस सिमिलर प्रोजेक्ट को नजर डालनी है, कोई एक्सपर्टीज किसी के पास है, इंफॉर्मेशन इन द इंडस्ट्री, डिसिप्लिन और एप्लीकेशन एरिया। डाटा एनालिसिस में हम जो टेक्निक यहाँ यूज कर रहे हैं वो अल्टरनेटिव एनालिसिस की है। वैसे तो और भी हो सकती है, यहाँ पे कोई बंदिश नहीं है कि बस यही की टेक्निक इस्तेमाल करनी है और कोई नहीं कर सकते, और भी कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त हमारी जरूरत जो है वो ब्रॉडली अल्टरनेटिव एनालिसिस को से पूरी होती है। वेरियस वे ऑफ कलेक्टिंग रिक्वायरमेंट्स, एलेबोरेटिंग द प्रोजेक्ट एंड प्रोडक्ट स्कोप, क्रिएटिंग द प्रोडक्ट, वैलिडेटिंग द स्कोप एंड कंट्रोलिंग द स्कोप आर इवैल्यूएटेड। सो बेसिकली आप ये जो एक तरह का कंपैरिजन कर रहे हैं अल्टरनेटिव्स एनालाइज करके, उसमें हम इन सब चीजों को मद्देनजर रख के ये कैलकुलेशंस करेंगे। मीटिंग्स हैं, नेचुरली हम इसको देख चुके हैं। यहाँ से 2 चीजें निकल रही हैं, एक स्कोप मैनेजमेंट प्लान और एक रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान। स्कोप मैनेजमेंट प्लान जैसे हम पहले भी डिस्क्राइब कर चुके हैं, प्रोजेक्ट प्लान का एक हिस्सा है और ये क्या करता है, डिफाइन, डेवलप, मॉनिटर, कंट्रोल एंड वैलिडेट स्कोप। ठीक है जी, ये सारे काम करता है। स्कोप मैनेजमेंट प्लान के अंदर क्या क्या होता है, हाउ रिक्वायरमेंट्स एक्टिविटीज विल बी प्लान, ट्रैक्ड एंड रिपोर्टेड, process that establishes how the scope baseline will be established, approved and maintained, process that specify how formal acceptance of the completed project deliverables will be obtained। ये सब कुछ आपके स्कोप मैनेजमेंट प्लान ने इसको बयान कर देना है, इसके ऊपर फिर आप आगे जाके अमल होगा। इसी तरह रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान की बात करें तो ये भी कंपोनेंट है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान का, ये एक हिस्सा है और ये डिस्क्राइब करता है प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट्स को। वहां पे हम बात कर रहे थे प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट का स्कोप, स्कोप से पहले आती है रिक्वायरमेंट, उन रिक्वायरमेंट्स को कैसे एनालाइज किया जाएगा, उनको कैसे डॉक्यूमेंट किया जाएगा, मैनेज किया जाएगा, और इसके लिए हमें बिजनेस एनालिसिस का नॉलेज चाहिए। ये है जी रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट। रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट में कौन कौन से कंपोनेंट्स को देखना है कि रिक्वायरमेंट्स को कैसे प्लान, ट्रैक और रिपोर्ट किया जाए, इनकी कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट कैसे की जाए, इनका हिसाब किताब कैसे रखा जाए, वर्जन कंट्रोल कैसे किया जाए, एक रिक्वायरमेंट का ये वर्जन 1 है, वर्जन 2, वर्जन 3, फिर दूसरी रिक्वायरमेंट इसी तरह से। रिक्वायरमेंट की प्रायोरिटाइजेशन करने की जरूरत होती है, खासतौर पे एजाइल वगैरह में आप कहते हैं कि वो रिक्वायरमेंट जो ज्यादा, जो पहले होने वाली हैं या जो ज्यादा वैल्यू जनरेट करने वाली हैं, उनको ऊपर ले आओ। बैकलॉग में सबसे ऊपर वो रिक्वायरमेंट्स रखी जाती हैं जो सबसे पहले होने वाली होती हैं या जिनसे जो वैल्यू जनरेट होनी होती है वो सबसे ज्यादा हो, ताकि हम अर्ली मोर वैल्यू जनरेट करके कस्टमर को दे सकें। अकम्प्लिशमेंट जाहिर होती है इससे। मैट्रिक्स दैट विल बी यूज्ड एंड द रैशनल फॉर यूजिंग देम।
traceability structure that reflects the requirement attributes captured on the traceability metric. मतलब किसी भी रिक्वायरमेंट को ट्रेस फॉरवर्ड और ट्रेस बैक किया जा सकता हो कि इस रिक्वायरमेंट का असर किन किन चीजों पे पड़ रहा है और कौन सी चीज बनी है किस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए. दैट काइंड ऑफ थिंग इज कॉल्ड रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स. फिर आ जाता है जी अगला हमारा कलेक्ट रिक्वायरमेंट्स. कलेक्ट रिक्वायरमेंट्स का प्रोसेस जो है, जैसे मैंने कहा कि ये तो बिजनेस एनालिस्ट का काम है, लेकिन एनीवेज बिजनेस एनालिस्ट नहीं भी है, आप ही ये काम कर रहे हैं. तो कलेक्ट रिक्वायरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनिंग, डॉक्यूमेंटिंग एंड मैनेजिंग स्टेक होल्डर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट टू मीट ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव आपके सामने पड़ा हुआ है, आपका मकसद ऑर्गेनाइजेशन का, प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव आपके सामने है और बिजनेस ऑब्जेक्टिव आपके सामने है. आपने जनाब उसके मुताबिक अब जाके कस्टमर से बात करनी है, उसे कलेक्ट करनी है रिक्वायरमेंट, और उसकी नीड्स और एक्सपेक्टेशंस को समझना है. ये इंपॉर्टेंट बात है, उसकी नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस को समझना है. जब आप रिक्वायरमेंट्स इकट्ठी कर रहे हो तो यू आर नॉट गोइंग टू रेजिस्ट, यू आर गोइंग टू एक्सेप्ट. जो वो कह रहा है लिख लें, नोट कर लें, उसको इनकरेज करें. उसके बाद फिर आप उसको रिव्यू करें उन रिक्वायरमेंट्स को जो उसने दी हैं. उसमें से बहुत सी बेजा की ख्वाहिशें भी होंगी जो कि स्कोप में नहीं आती होंगी. आप उनको फिर रिव्यू करने के बाद उसके पास वापस जाएं और उसे कहें कि जनाब ये तो हमारे प्रोजेक्ट के स्कोप में आता है, लेकिन ये बात जो आप कर रहे हैं इसका तो कोई तुक ही नहीं बनता. तो बराए मेहरबानी आप ना एक्सपेक्ट करें इस चीज को, अपनी एक्सपेक्टेशन दुरुस्त कर लें कि ये चीज तो प्रोजेक्ट में नहीं हो सकती. तो अगर वो कन्वेंस होता है बहुत अच्छी बात है, नहीं कन्वेंस होता तो फिर आप उसको उसकी जो भी कोई कन्वेंस करने की कोशिश करते हैं नहीं कर सकते, तो फिर आप ये इशू बन जाएगा. अगर इशू बन गया तो आप इशू को एस्केलेट कर देंगे अपने बॉस के पास, अपने स्पॉन्सर के पास भेज देंगे. जो भी आपका डायरेक्टर है, प्रोजेक्ट डायरेक्टर उसको डील करने की कोशिश करेगा. वो भी अगर नहीं कर सकता तो वो ऊपर भेज देगा. अगर वो कन्वेंस कर लेता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर पाता, क्या कहते हैं, हो जाता है कन्वेंस उसकी बात से, कस्टमर से वो एग्री कर जाता है कि हाँ यार ये ठीक कह रहा है, स्टेक होल्डर ठीक कह रहा है, उस सूरत में क्योंकि मेरी ताकत नहीं थी वो एग्री करने की, मेरे बॉस की ताकत थी कि उसने एग्री कर लिया है, तो फिर मैं पाबंद हूंगा अपने बॉस की कही हुई एग्रीमेंट के मुताबिक काम करने की. लेकिन मेरी ताकत नहीं थी, उसको मैं खुद से एग्री नहीं कर सकता था. वो कोई उसमें बता रहा था एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर जो मैं अपनी मर्जी से नहीं लगा सकता था, बॉस लगा सकता था. उसने एग्री कर लिया है तो हम कर देंगे, कोई मसला नहीं है. एनीवेज, की बेनिफिट्स जो हैं इसके, ये प्रोसेस जो है ये आपको एक ऐसा बेसिस प्रोवाइड करती है फॉर डिफाइनिंग द प्रोडक्ट स्कोप एंड प्रोजेक्ट स्कोप. अगर रिक्वायरमेंट्स ना हो एस्टेब्लिश तो ना तो प्रोडक्ट स्कोप बन सकेगा सही और ना ही प्रोजेक्ट स्कोप बन सकेगा. एक बात. फिर ये प्रोसेस इज परफॉर्म्ड वंस एट द प्री डिफाइंड पॉइंट, जैसे हमने स्कोप के बारे में भी कहा था. तो ये बुनियादी तौर पे हम रिक्वायरमेंट की बात कर रहे हैं. एनीवेज जी, कलेक्ट रिक्वायरमेंट्स की बात करें यहां. अच्छा, एक चीज याद कीजिएगा, जब हमने चार्टर बनाया था तो उसमें जो आउटपुट्स जा रहे थे, एक तो मैंने ये कहा था कि हर मैनेजमेंट प्लान को बनाने के लिए चार्टर चाहिए. इसके अलावा कुछ और जगह भी थी जहां हमें चार्टर चाहिए था. मिसाल के तौर पे इनिशिएशन में चार्टर स्टेक होल्डर आइडेंटिफाई करने थे तो वो भी चार्टर चाहिए था क्योंकि और कुछ था ही नहीं. इसी तरह जब हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की प्लानिंग कर रहे थे तो उस वक्त हमें चार्टर हर मैनेजमेंट प्लान के लिए चाहिए था. क्लोजिंग कर रहे थे तो हमें चार्टर चाहिए था प्रोजेक्ट क्लोज करने के लिए. इसी तरह स्कोप जो है ये पहला कंक्रीट काम होने लगा है और इसके लिए भी कोई पहले से ग्राउंड अवेलेबल नहीं है. तो इसका मतलब है कि कलेक्ट रिक्वायरमेंट्स करते हुए भी मुझे चार्टर चाहिए और डिफाइन स्कोप करते हुए भी. लेकिन जब एक दफा स्कोप स्टेटमेंट बन गई डिफाइन स्कोप के नतीजे में, तो फिर मुझे चार्टर की जरूरत नहीं रहेगी. फिर मैं जब WBS बनाऊंगा तो फिर मैं उस स्कोप स्टेटमेंट की मदद से अपनी कार्रवाई आगे चला लूंगा. तो चार्टर मुझे सिर्फ इन चंद प्रोसेसेस में रिक्वायर्ड होता है. तो चार्टर है जी. फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान, कुछ चीजें मुझे चाहिए हो सकती हैं जिसमें लाजमी बात है कि दो चीजें तो मैंने अभी बनाई है ना, स्कोप मैनेजमेंट प्लान और स्टेक रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान, वो मुझे डेफिनेटली चाहिए. और इसके अलावा मुझे स्टेक होल्डर एंगेजमेंट प्लान भी चाहिए, जो कि स्टेक होल्डर में आइडेंटिफाई तो कर चुका हूं. अगर ये प्लान नहीं बना तो जब बनेगा मैं इसे इस्तेमाल कर लूंगा, लेकिन अदरवाइज ये मुझे चाहिए. जहां तक प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स का ताल्लुक है, इसके अंदर कुछ चीजें हैं. 33 आइटम्स में से 2-3 चीजें मुझे यहाँ चाहिए. एजम्पशंस जो भी यहाँ कहीं पे ली गई हैं मेरे लिए इंपॉर्टेंट है रिक्वायरमेंट्स को कलेक्ट करते हुए, ताकि मैं उन एजम्पशंस का मलूज़ खातिर रख सकूं, उनका ख्याल रख सकूं. तो वो एजम्पशन लॉग मुझे चाहिए. मुझे कोई लेसन लर्नड अगर इस हवाले से है कि रिक्वायरमेंट कैसे गैदर की जाती है उसके बारे में कोई लेसन लर्नड है, या कोई
स्टेक होल्डर की का लिस्ट है या रजिस्टर है जो कि हमने आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर में बनाया था, वो बेशक बनाया था, वो हमारे मौजूद होना चाहिए। बिजनेस डॉक्यूमेंट्स मुझे चाहिए जनाब, जहां मुझे बिजनेस केस की मौजूदगी रिक्वायर्ड है, एग्रीमेंट ना भी हो, बिजनेस केस मुझे रिक्वायर्ड है कम अज कम। बेनिफिट मैनेजमेंट प्लान की शायद मुझे इतनी जरूरत ना हो, बिजनेस केस मुझे रिक्वायर्ड है एनीवेज। एग्रीमेंट जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, जो जिसके तहत मैं एक प्रोजेक्ट कर रहा हूं, वो एग्रीमेंट मुझे चाहिए, क्योंकि मैं लाजमी बात है कि अब उसके मुताबिक ही कार्रवाई शुरू करूंगा। और एंटरप्राइज एनवायरमेंटल फैक्टर ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स मुझे चाहिए। यहाँ पे मैं क्या क्या चीजें इस्तेमाल करूंगा, यहाँ जरा थोड़ा गहरा काम है, काफी सारे टूल्स हैं यहाँ पर, इन सबको मद्देनजर रखिएगा। एक्सपर्ट जजमेंट तो आप जानते ही हैं। डाटा गैदरिंग के लिए नंबर ऑफ टूल्स, पहले भी आपने डाटा गैदरिंग के एक दो जगहों पे चीजें हमने इस्तेमाल की हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग है, इंटरव्यूज लोगों को करेंगे, फोकस ग्रुप, ये तीनों चीजें मैं आपको पहले बता चुका हूँ। दो नए जो आइटम्स हैं यहाँ पर, एक क्वेश्चनेयर्स हैं, सर्वेज हैं और बेंचमार्किंग है, ये इनको मैं डिस्क्राइब कर दूंगा। डाटा एनालिसिस में जैसे हमने पिछले वाले में प्रोसेस में अल्टरनेटिव्स एनालिसिस किया था, यहाँ डॉक्यूमेंट एनालिसिस किया जाएगा। इसके अलावा भी कोई एनालिसिस का टूल इस्तेमाल करना है तो भले करें, कोई इसमें बंदिश नहीं है। डिसीजन मेकिंग के लिए वोटिंग और मल्टी क्राइटेरिया डिसीजन एनालिसिस, ये हम पहले भी कर चुके हैं, आपको याद होगा हमने वोटिंग और ऑटोक्रेटिक भी हमने डिसीजन मेकिंग देखी थी और मल्टी क्राइटेरिया भी देखी थी, तो उनमें से ये पहले ही आपको पता है वोटिंग क्या होती है और मल्टी क्राइटेरिया क्या होता है। फिर डाटा रिप्रेजेंट करने के तरीके, डाटा लोगों को दिखाया या प्रेजेंट कैसे किया जा सकता है, इसमें एफिनिटी डायग्राम्स हैं, माइंड मैप्स हैं, ये विजुअली चीजों को मतलब प्रेजेंटेबल फॉर्म में लोगों को समझ आसानी से आ जाता है। फिर इंटरपर्सनल और टीम स्किल्स में आप मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करते हैं, टूल्स इस्तेमाल करते हैं, जिसमें नॉमिनल ग्रुप टेक्निक है, ऑब्जर्वेशन एंड कन्वर्सेशंस हैं और फैसिलिटेशंस हैं, और कॉन्टेक्स्ट डायग्राम इस्तेमाल करते हैं। प्रोटोटाइप जैसे मैंने आपको बताया, वो जो हमने कहा मॉकअप बना लेते हैं, स्क्रीन बना लेते हैं और उसको दिखा देते हैं, तो दैट काइंड ऑफ थिंग प्रोटोटाइप्स हैं। या कुछ का छोटा मॉडल, गाड़ी बनानी है तो गाड़ी का एक डिंकी बना के उसको दिखाते हैं, या बिल्डिंग बनानी है तो उसका एक मॉडल बना के रख देते हैं और उसे उसे क्लियर करने की कोशिश करते हैं। आउटपुट में हमारे पास रिक्वायरमेंट्स के डॉक्यूमेंट्स बन जाएंगे और रिक्वायरमेंट का ट्रेसिबिलिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। ये है जी कलेक्ट रिक्वायरमेंट्स का काम। आप यहाँ देख सकते हैं आउटपुट में सिर्फ ये दो चीजें निकल रही हैं और ये सीधी दोनों की दोनों प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स में जा रही हैं। जो इनपुट्स हैं वो कहाँ से आ रही हैं, बहुत क्लियर है। प्रोजेक्ट डेवलप चार्टर से आ रहा है, प्रोजेक्ट प्लान में से ये तीनों चीजें जो इसके अंदर आ रही हैं ये प्रोजेक्ट प्लान से आ रही हैं। प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट से हमें एजम्पशन लॉग, लेसन लर्न वगैरह मिल रहे हैं। बिजनेस डॉक्यूमेंट से हमें बिजनेस केस आ रहा है, कंडक्ट प्रोक्योरमेंट से एग्रीमेंट्स आ रहे हैं, और एंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस एसेट्स जो हैं वो कलेक्ट रिक्वायरमेंट्स को मिल रहे हैं। राइट जी। एज फार एज आर रिक्वायरमेंट इज कंसर्न, डेफिनेशन पीएमबीओ के गाइड जो है डज नॉट स्पेसिफिकली एड्रेस प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स। वो कहते हैं जी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट निकालना बिजनेस एनालिस्ट का काम है, मेरा काम नहीं है। तो पीएमबीओ के खास तौर पे इसके ऊपर बहुत ज्यादा बात नहीं करती, सिंस दोज आर इंडस्ट्री स्पेसिफिक। तो इस हवाले से अगर आपने कुछ पढ़ना है तो आप लाजमी बात है कि वो बिजनेस एनालिसिस की किताब पढ़ें, आप रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट की किताब पढ़ें, वो है स्टैंडर्ड, वो भी पीएमआई के स्टैंडर्ड्स हैं, उनको पढ़ें और उनसे आप मजीद इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। लेकिन थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन काम चलाने के लिए करेक्ट रिक्वायरमेंट्स के हवाले से इस चैप्टर के अंदर इस यहां पर अवेलेबल है। Project success is directly influenced by active stakeholder involvement in the discovery and decomposition of needs into project and product requirement, and by the care taken in determining, documenting, and managing the requirements of the product, service, or result to the project. अब यहाँ पे देखिए कि प्रोजेक्ट की कामयाबी जो है वो जो जिस तरह से आपकी समझ होगी रिक्वायरमेंट्स के हवाले से, मेरा मतलब है एक आप खाना खाने जाते हैं, एक वेटर आपका ऑर्डर ही सही नहीं सुनता और ला के कुछ और ही पेश कर देते, तो आप खाएंगे? आप पसंद करेंगे? आप तो वापस करना पसंद करेंगे उसको, यार ये क्या ले आए हो, ये तो मैंने कहा ही नहीं था। एग्जैक्टली इसी तरह, तो वो तो खैर बेचारा एक खाने का मसला था, यहाँ तो आप मिलियंस का बिलियंस का प्रोजेक्ट कर रहे हैं और आप रिक्वायरमेंट्स ही सही ना लें और सही तरह समझे ही ना और कुछ और ही बना के दे दें, तो अगला आपको फिर जूतियां नहीं मारेगा तो और क्या करेगा? तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की साख भी स्टेक पे है और भी बड़ी चीजें हैं, तो यहाँ पे तो हम वो चीज नहीं कर सकते। तो प्रोजेक्ट की सक्सेस डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होती है एक्टिव स्टेक होल्डर इन्वॉल्वमेंट से। स्टेक होल्डर को हमेशा अपनी बगल में रखें, साथ रखें, उसको दिखाएं, देखें सर मैं क्या कर रहा हूं।
हर चीज जो आप कर रहे हैं वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। एक तो आपने स्टेक होल्डर की नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ले ली थी, अब उनको दिखाएं भी कि जनाब ये देखें, ये हमने किया है, या ये बिल्कुल आपकी उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक किया है ना, कोई शक तो नहीं है ना इसमें आपको। तो स्टेक होल्डर को साथ रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पहली बात तो ये लोग स्टेक होल्डर को इन्वॉल्व ही नहीं करते, इवन बात ही नहीं करते। डेंजरस, वेरी डेंजरस। भले आप कितना ही अच्छा काम क्यों ना कर रहे हो, स्टेक होल्डर के दिल में ये होगा कि ये पता नहीं क्या कर रहा है यार, हमसे तो कभी बात नहीं की इसने। अल्टीमेटली वो रोडेट करना शुरू कर देगा आपके काम में, भले आप बेहतरीन काम क्यों ना कर रहे हो। तो भाई इतना अच्छा काम कर रहे हैं, एक छोटा सा काम और कर लें, स्टेक होल्डर को भी साथ अपनी कश्ती में बिठा लें, उसको भी दिखा दें क्या हो रहा है, उसकी भी यस ले लें। वो जब आप उसको ये करेंगे, थोड़ी सी भी इज्जत देंगे, तो वो आपको कहीं ज्यादा इज्जत देगा। क्योंकि अब अगर आप कोई गलत भी काम कर रहे होंगे तो वो आपके डिफेंस में आके खड़ा हो जाएगा, वो कहेगा देखा मैं इसके साथ था जी, मुझे पता है क्या हुआ था, आपको डिफेंड करेगा जी। तो स्टेक होल्डर को इन्वॉल्व करें इन द डिस्कवरी एंड डीकम्पोजिशन ऑफ द नीड्स, इधर से ही और बाकी कामों में भी थ्रू आउट द प्रोजेक्ट हम इसको इन्वॉल्व करते हैं। लेकिन एज फार एज द रिक्वायरमेंट्स आर कंसर्न, रिक्वायरमेंट जब ली जा रही हो स्टेक होल्डर का साथ होना जरूरी है, बल्कि स्टेक होल्डर से भी आप रिक्वायरमेंट उठाते हैं into project and product requirement, and by the care taken in determining, documenting and managing the requirement। उसको पता होगा आप कितनी केयरफुली, कितने मजे के साथ, कितने अच्छे तरीके, कितनी मेहनत के साथ आपने ये काम किया है, वो कभी भी उस पर ऑब्जेक्ट नहीं करेगा। सबसे बड़ा दुश्मन आपने अपना दोस्त बना लिया। Requirements include conditions or capabilities that are required to be present in a product, service or result to satisfy an agreement or other formally imposed specification। तो मतलब ये डेफिनेशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो रिक्वायरमेंट जो है ये वो शराइत हैं, ये वो स्पेक्स हैं जो हमने पूरी करनी है, और यही प्रोडक्ट का स्कोप बनती है। रिक्वायरमेंट्स इंक्लूड द क्वांटिफाइड and documented needs and expectations of the sponsor, customer and are the stakeholders। याद रखिएगा, ये सिर्फ कस्टमर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये रिक्वायरमेंट बहुत इंटरेस्टिंग है कि इसके अंदर हम तमाम स्टेक होल्डर जिसका कुछ भी लेना देना है प्रोजेक्ट के साथ, उन सब को पूछते हैं जाके। और कई दफा आप इंटरेस्टिंगली ये चीज नोट करेंगे कि कई दफा ऐसा होता है कि एक स्टेक होल्डर जो कि कस्टमर नहीं भी है, उसकी वजह से मुझे कोई स्पेक्स चेंज करनी पड़ जाती। कैसे भला? मैंने शायद आपको पहले भी एक दफा एग्जांपल दी थी कि छत पड़ रही है, उसके अंदर एक खास साइज का सरिया डिजाइन में लिखा हुआ है। कस्टमर ने क्या कहा है कि यही मुझे देना है अपना सरिया और यही लगा होना चाहिए। लेकिन मार्केट में जब मैं जाता हूं तो मेरा एक स्टेक होल्डर ठेकेदार भी है। ठेकेदार से पूछता हूं, ठेकेदार कहता है जी पूरे पाकिस्तान में ये सरिया अगले 6 महीने तक अवेलेबल नहीं है। आप बताएं मुझे क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट में तो लिखा हुआ है कि यही सरिया लगाओ। अब अगर तो कॉन्ट्रैक्ट की आपने इज्जत करनी है तो फिर आप बाय हुक और बाय क्रुक जाके इंडिया से खरीद के ले आए या किसी और मुल्क से इंपोर्ट करा लें, वो आपको 10 गुना ज्यादा कीमत पे पड़ेगा। आर यू ओके विद इट? तो ऐसे केस के अंदर हम उससे पूछते हैं कि अच्छा ये बताओ कि सरिया कब आएगा, कब अवेलेबल हो सकता है, और अगर नहीं अवेलेबल है तो अल्टरनेटिव क्या है। वो कहेगा जी इससे बारीक सरिया अवेलेबल है लेकिन उसके लिए डिजाइन चेंज करना पड़ेगा। तो डिजाइन चेंज करने की मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी, इसका मतलब मुझे कस्टमर के पास जाना पड़ेगा, कस्टमर से मुझे वो चीज अमेंड करानी पड़ेगी, और अल्टीमेटली जब वो एग्री हो जाएगा तो फिर मैं कहीं इस रिक्वायरमेंट में शामिल कर सकता हूँ। तो आपने देखा कि एक रिक्वायरमेंट जो कस्टमर की नहीं थी लेकिन किसी और स्टेक होल्डर की वजह से वो रिक्वायरमेंट के अंदर एडिशन हो गई। दीज रिक्वायरमेंट्स नीड टू बी एलिसिटेड। एलिसिटेड का मतलब मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूं, कुरेद के निकालना। मतलब मेरी डेफिनेशन ये है कि दूसरे के दिमाग से कुरेद के रिक्वायरमेंट्स को निकालना, एनालाइज करना, एंड रिकॉर्डेड इन एनफ डिटेल टू बी इंक्लूडेड इन द स्कोप बेसलाइन। एनफ डिटेल का मतलब है कि मतलब ये ना हो कि पॉइंट्स लिखे हुए हों, वो समझ भी ना आता हो कि क्या पॉइंट लिखा है, गंदी सी हैंडराइटिंग में आप कहें जी मैंने रिकॉर्ड कर लिए ना। इन एनफ डिटेल जो अगले को किसी को समझ भी आ सके, उसको पढ़ भी सके, उसको इंटरप्रेट भी कर सके। टू बी मेजर्ड वंस प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन बिगिंस। रिक्वायरमेंट्स बिकम द फाउंडेशन ऑफ द डब्ल्यूबीएस। डब्ल्यूबीएस देखे ना, रिक्वायरमेंट होगी, प्रोडक्ट स्कोप होगा, प्रोजेक्ट स्कोप होगा, उसके बाद जनाब आपकी वो क्या कहते हैं स्कोप स्टेटमेंट होगी, फिर डब्ल्यूबीएस होगा। तो लाजमी बात है ये पूरा सीक्वेंस है। और ये नहीं होगा तो फिर कॉस्ट कैसे होगी, फिर स्केड्यूल कैसे होगा, क्वालिटी कैसे होगी, कुछ भी नहीं होगा ना अगर डब्ल्यूबीएस ना हुआ। तो ये सारी रिक्वायरमेंट से एक तार चल रही है जो नीचे तक जा रही है। तो रिक्वायरमेंट्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस। इनपुट्स जो है वो हमने जैसे पहले बात करी ली कि इसके अंदर क्या क्या है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान के अंदर हमें
स्कोप और रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान चाहिए और स्टेक होल्डर एंगेजमेंट प्लान भी चाहिए। फिर हमें प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स में एजम्पशन लॉग, लेसन लर्न्ड और स्टेक होल्डर रजिस्टर, ये भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसमें भी कोई इतनी बात नहीं है। हाँ, टूल्स के अंदर हम देखते हैं एक दो चीजें यहाँ पे देखने वाली थी। पहले तो एक्सपर्ट जजमेंट हमें किस किस चीज में, लाजमी बात है यहाँ पे हमें कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स चाहिए जो हमें बिजनेस एनालिस्ट में एनालिसिस में गाइड कर सकें, रिक्वायरमेंट्स के हवाले से उसकी लिसिटेशन एनालिसिस डॉक्यूमेंटेशन में गाइड कर सकें, प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स के हवाले से डायग्रामिंग टेक्निक्स हम कौन कौन सी इस्तेमाल कर सकते हैं, फैसिलिटेशन, कंफ्लिक्ट मैनेजमेंट, ये कुछ शोबे हैं जिसके अंदर हमें एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए। डाटा गैदरिंग में आपको जैसे मैंने बताया था, ब्रेनस्टॉर्मिंग, इंटरव्यूज, फोकस ग्रुप्स, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। मैं आपको याद होगा मैंने कहा कि अगर तो ऑडियंस बहुत छोटी है, कम है, मैं 4-5 लोगों से डाटा उठाना, मैं जाके एक से मिल लूंगा, इंटरव्यू सेट करूंगा, 2-2 घंटे बैठूंगा उनके पास, गप लगाऊंगा, सारा डाटा आ जाएगा मेरे पास। अगर उन लोगों के पास डाटा नहीं है और वो कहते हैं ये तो हमारे फलाने बंदे के पास है, फलाने बंदे के पास है, तो फिर मुझे उन बंदों को इकट्ठा करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड फोकस ग्रुप। और फोकस ग्रुप का मैंने आपको डिसएडवांटेज बताया था कि इसमें ग्रुप थिंक का प्रॉब्लम आ सकता है, तो आपको ये खास तौर पे ख्याल रखना पड़ेगा ग्रुप थिंक को कैसे अवॉइड किया जाए। इसको अवॉइड करने की एक टेक्निक होती है, उसे कहते हैं डेल्फी टेक्निक। खैर आगे कहीं जिक्र आएगा तो मैं उसके ऊपर बात कर लूंगा। डेल्फी टेक्निक का बेसिकली मकसद ये होता है कि जो कोई राय दे वो एनोनिमस हो, मतलब ये ना पता हो कि किसने ये राय दी है, मगर जो भी राय आए, होगा ये ना कि आपका सीनियर बंदा बैठा हुआ है और आप एक राय दे रहे हैं, वो आपको चुप करा देगा, या आप खुद ही उसकी इज्जत में खामोश रहेंगे, सर बैठे हुए मैं कहां बोलूं। तो इस तरीके के साथ डाटा इकट्ठा किया जाता है कि लोग एनोनिमस राय दे सकें और सबकी राय कैटर की जा सके, इससे ग्रुप थिंक टूट जाता है। खैर एनीवेज जी, फोकस ग्रुप में बड़ा अच्छा है कि टेक्निकल लोग मौजूद हैं और टेक्निकली सारे एरियाज एक्सप्लोर हो सकते हैं, और अगर मैं इसमें थोड़ी सी डेल्फी टेक्निक भी डाल दूं तो मैं बहुत आला रिजल्ट्स निकाल सकता हूं। लेकिन व्हाट इफ द ऑडियंस इज टू बिग, मतलब होल द नेशन ऑफ पाकिस्तान, ऑल द पीपल ऑफ पाकिस्तान के लिए कोई काम हो रहा है और आप कहें जी सबको इन्वॉल्व करो, कैसे कर सकते हैं इन्वॉल्व? तो ये मुमकिन नहीं है। तो फिर हम क्या करते हैं कि फिर हम स्टैटिस्टिकली उसका सैंपल साइज थोड़ा सा उठाते हैं, मतलब रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल प्लेसेस, और उससे हम कुछ क्वेश्चनियर या सर्वेज फॉर्म्स फिल करवा लेते हैं और फिर उनका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करके रिग्रेशंस वगैरह बनाते हैं, बाकी चीजें करते हैं और उससे डिड्यूस करते हैं कि लोग क्या चाहते हैं। बेंचमार्किंग का मतलब अमूमन लोग गलत समझते रहते हैं, शायद मैंने पहले भी जिक्र किया होगा। बेंचमार्किंग लोग कहते हैं कि किसी स्टैंडर्ड के मुताबिक चलना, ये गलत बात है। स्टैंडर्ड के मुताबिक चलने को बेंचमार्किंग नहीं कहते। बेंचमार्किंग, याद रखिएगा, इज ऑलवेज डन अगेंस्ट योर कॉम्पिटिटर्स। आप एक मोबाइल कंपनी है, मोबाइल सर्विस कंपनी है, एंड देयर आर 5 अदर कॉम्पिटिटर्स। आप अगर मुकाबला है तो उनके साथ है आपका। आप देखते हैं कि परफॉर्मेंस में हम 5-6 कंपनियां जो हैं आपस में कहां खड़ी हुई हैं, तो ये बेंचमार्किंग होगी कि जी सर्विस में कौन सबसे बेहतर है, फलानी चीज में कौन सबसे बेहतर है, फलानी चीज में कौन बेहतर है। इस हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि जनाब सर्विस में हम दूसरे नंबर पे हैं, फलानी चीज में हम टॉप पे हैं, फलानी चीज में हम 3rd नंबर पे हैं। तो अब आपने ये इम्प्रूवमेंट करनी होती है कि मैं अपने आप को कैसे एनहांस करूं। तो जिन जिन एरियाज में वीक होंगे उनमें बिल्ड करने की कोशिश करेंगे, और जिसमें टॉप पे होंगे उसको रिटेन करने की या और ज्यादा एक्सेल करने की कोशिश करेंगे। इसे कहते हैं बेंचमार्किंग। तो यू आर नॉट किसी स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं आप आगे बढ़ रहे होते, उससे ऊपर नहीं जा रहे होते, बल्कि आप अपने कंपिटिटर से ऊपर जा रहे होते। तो बेंचमार्किंग का तो ये है, कहीं पढ़ भी लीजिएगा इस डेफिनेशन को, लेकिन अक्सर लोग इसको गलत ही इसको एज्यूम करते हैं इसका मतलब। एनीवेज जी, मैंने ये बातें एक्सप्लेन कर दी आपको दोनों। इसके बाद डाटा एनालिसिस आ जाता है, जिसमें हम पहले बात कर चुके हैं कि डाटा एनालिसिस में हमारे बहुत से टूल्स हैं, और जो डॉक्यूमेंट्स डाटा एनालिसिस में डॉक्यूमेंट एनालिसिस हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो डॉक्यूमेंट एनालिसिस किस किस चीज का किया जा सकता है। एग्रीमेंट्स को देखें, बिजनेस प्लान्स को देखें, बिजनेस प्रोसेस, इंटरफेस डॉक्यूमेंट, बिजनेस रूल्स, रिपोजिटरीज, बहुत से जो आपके चीजें पड़ी हुई हैं पुरानी क्या कहते हैं रिपोजिटरीज के अंदर, और जो करंट डाटा है या मार्केट का डाटा है, मार्केट लिटरेचर है, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, ये सब बातों को स्टडी करें, डीप स्टडी होनी चाहिए, और ये भी एक तरह की डाटा कलेक्शन है। ये भी मतलब रिक्वायरमेंट्स इसमें से भी आप निकालते हैं।
फिर जनाब डिसीजन मेकिंग है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, वोटिंग होती है, ऑटोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग होती है, मल्टी क्राइटेरिया डिसीजन मेकिंग होती है। तो ये सारे तरीके हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। वोटिंग जैसे मैंने आपको बताया था, यूनानिमस भी हो सकती है, मेजोरिटी भी हो सकती है, प्लुरलिटी भी हो सकती है। इसी तरह से एफिनिटी डायग्राम्स हैं रिप्रेजेंटेशन में, और माइंड मैपिंग है। एफिनिटी डायग्राम अलाउज लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज टू बी क्लासिफाइड इनटू ग्रुप्स फॉर रिव्यूज एंड एनालिसिस। ये एफिनिटी डायग्राम और वो भी एक और चीज आगे आएगी, ये दोनों तकरीबन एक नॉमिनल ग्रुप टेक्निक, ये तकरीबन एक ही बात है। एफिनिटी डायग्राम इज द डायग्राम एंड दैट इज द टेक्निक। तो वो एफिनिटी डायग्राम में क्या करते हैं हम, बहुत जैसे ये मैंने अभी कहा ना कि एक ग्रुप है, उससे मैंने राय लेनी है डेल्फी के हिसाब से, मतलब किसी का पता ना चले किसने ये राय दी है। तो मैं कहता हूँ सब लोग अपनी अपनी राय कागज पे लिख के मुझे दे दो। सबकी राय कागज पे जो लिखी है वो मैं बोर्ड पे उतार लेता हूँ, बगैर नाम लिखे किसने दी है। तो वो 5-6 राय लोगों की आ गई, उसमें से मैं कहता हूँ ये अच्छा, आप सारे लोग बैठ के जरा वोटिंग करें कि कौन सा आइडिया सबसे अच्छा है, ठीक है जी। और उसके हिसाब से हम उनको प्रायोरिटाइज कर लेते हैं, और फिर हम कहते हैं अच्छा इनमें से जनाब टॉप 3 को वोट करें। इसमें वोटिंग भी आ गई, इसमें डेल्फी भी आ गई, इसमें एफिनिटी डायग्राम भी आ गया, और इस प्रोसीजर में जो तरीकाकार आप कंडक्ट करते हैं, इसको नॉमिनल ग्रुप टेक्निक कहते हैं। एनीवेज जी, असल में ये सारी टेक्निक ना आपस में किसी ना किसी तरह से बंधी हुई होती हैं, बहुत सी एक दूसरे के अंदर इस्तेमाल हो रही होती हैं। माइंड मैपिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हम एक आइडिया से, जैसे WBS नहीं है, ऊपर एक चीज है, उसके नीचे उसका एक्सपेंशन, फिर फर्दर एक्सपेंशन, फर्दर एक्सपेंशन, ये तो ऊपर से नीचे की तरफ है ना। अगर फर्ज करें कि एक चीज सेंटर में पड़ी हो एक चार्ट के, और सेंटर से बाहर की तरफ चीजें एक्सपैंड हो रही हो, इसको कहते हैं माइंड मैप। आप एक मीटिंग भी कंडक्ट कर सकते हैं, आपके मीटिंग का एजेंडा, मेन मीटिंग का नाम ये है, इसके 5 एजेंडा पॉइंट है, उससे आप 5 लाइनें बाहर निकालें चारों तरफ इर्द गिर्द उसके, और वो 5 एजेंडा पॉइंट लिख दें, फिर हर एजेंडा पॉइंट के अंदर क्या क्या होगा वो लिख दें। इस तरह वो फैलता जाएगा चार्ट, और इसको कहते हैं माइंड मैप। ये बहुत से पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होता है, ये रिक्वायरमेंट गैदरिंग के लिए इस्तेमाल होता है, ये WBS के लिए इस्तेमाल होता है, ये इवन लोग किताब भी जो ऑथर करते हैं लिखते हुए भी वो ये तरीका इस्तेमाल करते हैं, WBS बनाने में, ऑर्गेनाइजेशन ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाने में, रिस्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाने में। यू काउंट इट एंड हैव इट। तो ये माइंड मैपिंग हो गई। उसके बाद इंटरपर्सनल स्किल्स के अंदर हमारे पास नॉमिनल ग्रुप टेक्निक है, जो मैंने अभी आपसे जिक्र किया। नॉमिनल ग्रुप टेक्निक एनहांसेस ब्रेनस्टॉर्मिंग विद अ वोटिंग प्रोसेस। वो जो मैंने कहा ना वोटिंग करेंगे कौन सा आइडिया सबसे बेहतर है, ये वो वोटिंग प्रोसेस को हम नॉमिनल ग्रुप कहते हैं। इसके बाद आपकी ऑब्जर्वेशन एंड कन्वर्सेशन आ जाती हैं, लोगों से बातचीत करके उसे डाटा उठाने की कोशिश करते हैं। फिर जनाब फैसिलिटेशंस आ जाती हैं, आप लोगों को डिस्कस करवाते हैं किस तरीके के साथ आप मतलब मीटिंग कंडक्ट होती है या वर्कशॉप कंडक्ट होता है, तो किस तरीके के साथ आप एमिकेबली एफिशिएंटली लोगों से डाटा उठा सकते हैं। जैसे कहते हैं कि कंडक्ट करते हैं मीटिंग को या वर्कशॉप को इस फैसिलिटेशन के साथ। फिर इसमें आप ये देख सकते हैं इंटरपर्सनल और टीम स्किल्स के अंदर, जब ऑर्गेनाइजेशन में अक्सर कस्टमर और जो आपकी टीम है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, वो कुछ चीजें इकट्ठी करती है, उसको कहते हैं जॉइंट एप्लीकेशन डिजाइन या डेवलपमेंट। फिर क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट भी एक तरीका कार है, जिसके अंदर वही जो हमने बेंचमार्किंग की थी उस तरह की चीज है, जिसके अंदर हम ये डिटरमिन करते हैं कि हम अपनी क्वालिटी को एनहांस करने के लिए कौन कौन से एरिया में अपने कंपटीटर के अगेंस्ट ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत है। ये एक लंबी डिस्कशन है, क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट क्वालिटी का सब्जेक्ट है, इसलिए मैं इसको ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। यूजर स्टोरीज क्या होती हैं? एजाइल में हर रिक्वायरमेंट या फंक्शनैलिटी को एक यूजर स्टोरी कहते हैं, ठीक है जी। और यूजर स्टोरी जैसे मैंने वो बात की थी स्टोरी टेलिंग के, उस तरह से कि आप कहते हैं कि अच्छा अगर एक आदमी यहां से चल के वहां तक जाए और उसको ये, इसमें एक बंदा होता है, इसके अंदर एक्टर्स होते हैं, फिर उसके बाद वो प्रोसेस होता है, और उस प्रोसेस के अंदर जो रिक्वायरमेंट होती है वो डिफाइंड होती है कि जब एक आदमी काउंटर पे जाए तो उसको 5 मिनट से ज्यादा वेट ना करना पड़े। तो इसमें प्लेयर्स एक्टर्स कौन हो गए? ये बंदा और काउंटर पे बैठी हुई लड़की, ये 2 एक्टर्स हो गए, और इनके दरमियान का ये प्रोसेस हो गया, इसको आपने रिड्यूस करना है 5 मिनट। तो एनीवेज हर रिक्वायरमेंट को हम यूजर स्टोरी के तौर पर डिफाइन करते हैं। मैं बाद में डिफाइन करूंगा मजीद बात कि यूजर स्टोरी क्या होती है, एपिक क्या होती है, इसके ऊपर बात होगी। तो ये जनाब फैसिलिटेशन और ये सब चीजें यहाँ पे डिस्कस हो गई। ये जो आपके सामने है ये कॉन्टेक्स्ट डायग्राम है कि आपकी अंदर की एंटिटीज और बाहर की एंटिटीज के साथ आपका डाटा कैसे शेयर हो रहा है, ठीक है जी। तो इंटरनल यूजर्स एक साइड पे दिखाए गए हैं और एक्सटर्नल यूजर्स एक साइड पे दिखाए गए हैं, वो कैसे कैसे किन पॉइंट्स के ऊपर इंटरेक्ट करते हैं, दिस इज
काइंड ऑफ HR टैलेंट मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ ABC कंपनी। ठीक है जी। राइट हैंड साइड के ऊपर जो है एक्सटर्नल यूजर्स हैं, जिसमें रिक्रूटिंग एजेंसीज, जॉब सीकर्स, ये वो लोग हैं, और अंदर के हमारे हायरिंग मैनेजर्स और ये सब लोग अंदर के हैं, और ये बीच में हमारे वो आर्काइव्स पड़े हुए हैं, डेटाबेसेस पड़े हुए हैं, एक्सटर्नल जॉब पोस्टिंग्स हैं, बाहर चली जाएंगी, और जो इंटरनल यूजर पॉलिसीज हैं अंदर आ जाएंगी। इंटरनल जॉब पोस्टिंग्स अंदर आ जाएंगी और एक्सटर्नल यूजर पॉलिसीज बाहर चली जाएंगी। तो इस तरह से जो रेलिवेंट चीजें बाहर जाने वाली हैं उनको अलग डायरेक्शन दे दिया जाता है। तो मतलब ये सिर्फ रिलेट करने के लिए, ये कोई वर्क फ्लो नहीं है, ये कोई वर्क फ्लो नहीं है, ये सिर्फ रिलेट करने के लिए है कि कौन सी चीज किससे अंदरूनी यूजर्स और बैरूनी यूजर्स आपस में एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट करते हैं। इसको कहते हैं जी कॉन्टेक्स्ट डायग्राम। और लास्टली प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप इज अ मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग अर्ली फीडबैक ऑन रिक्वायरमेंट्स बाय प्रोवाइडिंग अ मॉडल। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी ना, वो कि आप स्क्रीन मॉकअप दिखा देते हैं, या आप एक बिल्डिंग का मॉडल बना के दिखा देते हैं कि ऐसी बनेगी बिल्डिंग, तो दिस इज कॉल्ड अ प्रोटोटाइप। तो ये जनाब इसमें स्टोरी बोर्डिंग का भी एक फैक्टर होता है। स्टोरी बोर्डिंग में कार्टून, जैसे आपने देखे होंगे अखबार में कार्टून छपते हैं, उस तरह से आप उसमें ना कि 2-3 फ्रेम्स के अंदर एक कार्टून की कहानी पूरी बयान होती है। उसमें पहले ये कहा, फिर ये कहा, बबल बने होते हैं। इसी तरह से आप एक रिक्वायरमेंट को एक स्टोरी बोर्ड के तौर पे, मतलब आप कहेंगे जी जब एक आदमी इस काउंटर पे आया, वो मतलब बताएंगे एक बंदा काउंटर पे आया खड़ा है, 2 लोग बैठे हुए हैं, ये कह रहा है, वो कुछ और कह रही है, फिर अगली तस्वीर में उसने ये जवाब दिया, उसने वो किया। तो इस तरह पूरी रिक्वायरमेंट आप एक स्टोरी बोर्ड के तौर पे डिफाइन कर सकते हैं। एक कार्टून की स्ट्रिप स्ट्रिप जिसे कहते हैं, उसको कहते हैं जी स्टोरी बोर्डिंग। अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे यू हैव द रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट एंड रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स। मैं सिर्फ आपको रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स का फॉर्मेट दिखा सकता हूँ, आई मीन सजेस्टेड फॉर्मेट दिखा देता हूँ, या मेरा ख्याल है इसको मैं कल ही डिस्कस कर लेता हूँ, इसमें रिक्वायरमेंट्स की टाइप्स आ गई हैं, तो ये मैं अभी टाइम से ओवरफ्लो कर चुका हूँ पहले, ये मैं कल इंशाल्लाह इसको आगे डिस्कस कर लेता हूँ जी। एनी क्वेश्चन सो फार जी? ये हम स्लाइड नंबर 94 पे छोड़ रहे हैं, कल हम यहीं से शुरू करेंगे। कोई क्वेश्चन नहीं है जी? आई होप कि मैं बहुत ज्यादा ही बोलता रहा हूं और आपसे मैंने कुछ ज्यादा आपको लिफ्ट शिफ्ट नहीं कराई है। वैसे आप लोगों ने भी आज कोई क्वेश्चन नहीं पूछे, बट एनीवेज होप एवरीथिंग स्टेज राइट। और कल इंशाल्लाह हमारी इस हफ्ते की आखिरी क्लास है, फिर अगले हफ्ते इंशाल्लाह देखेंगे। तो लेट्स कॉल इट अ डे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस लिसनिंग टू मी। थैंक यू एंड टेक केयर। खुदा हाफिज। आज जो लोग एग्जाम देना चाहते हैं, वो रुकना चाहते हैं तो रुक जाएं। जिन लोगों ने एग्जाम नहीं दिया हुआ और वो देना चाहते हैं, तो वो रुकना चाहते हैं तो रुक जाए। मैं एग्जाम साजिद है, और कोई है जी? अगर एक आध बंदा है तो फिर रहने दें। और कोई है साजिद के अलावा जो एग्जाम देना चाहता हो? उमर भी हैं, 2 हो गए जी। और कोई है? 5-6 लोग होने चाहिए, 4 तो पहले थे और अब और मजीद भी हैं। चलें जी, साजिद और उमर आप शुरू करें, मैं आपका एग्जाम शुरू करता हूं। नहीं, मेरा ख्याल एग्जाम नहीं हो सकेगा जी इस सेशन में, क्योंकि इसमें हम एक दफा ले चुके हैं, तो वो कहता है कि अभी नहीं होगा। ऐसा करें फिर आप कल वाले सेशन में जरा पहले आ जाएं, 15 मिनट पहले आ जाएं, 2:45 बजे आ जाएं, तो मैं आपका फिर शुरू कर दूंगा। चलें जी, थैंक यू एंड टेक केयर। खुदा हाफिज।